हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारी मैराथन सीरीज की एक और वीडियो जो कि आपकी होने वाली है ऑन द सब्जेक्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, जिसको आप हिंदी में कहते हो प्रारंभिक बाल्य अवस्था यानी कि शिक्षा और देखभाल। ठीक है, इसका कोड होता है 376। इसको आप शॉर्ट में ECCE भी कहते हो। ठीक है, सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो। बहुत से बच्चे इस सब्जेक्ट को काफी ज्यादा मुश्किल मानते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, ये आज इस वीडियो से आप देखेंगे। और अगर आपको इस सब्जेक्ट से कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे अपने रिजल्ट्स को और बेहतर बना सकते हैं, इस पेपर को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, नहीं कुछ भी अगर समझ आ रहा है तो आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप बहुत बेहतर तरीके से, मतलब you will get 100% better results after watching this video if you will watch it till end। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। आप जैसा कि जानते हैं मैराथन सीरीज में हम आपके जो PYQs हैं उन्हीं से आपके लिए बहुत अच्छी तैयारी करवा देते हैं आपके एग्जाम्स में। सो आज भी हम आपका इसका PYQ देखने वाले हैं। ठीक है, सो देखो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है क्योंकि इस पूरे सब्जेक्ट में आपके 43 क्वेश्चंस आते हैं और काफी लंबा और काफी लेंदी पेपर हो जाता है, तो वीडियो भी थोड़ी लेंदी हो सकती है। एंड बट ये काफी इजी पेपर होता है, मतलब बहुत इजी होता है, ज्यादा मतलब इसमें कुछ इतना कठिन है नहीं जितने उसको बच्चे मानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले आपका रोल नंबर लिखा जाएगा, ये सब आप देख लेना, कोड नंबर वगैरह है, सेट दिया हुआ है। एंड देन हियर इट इज योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा 376। नीचे आपका डेट एंड डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट कुछ आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट यू हैव टू रीड एंड देन वही सेम हिंदी में भी दिया हुआ है। और यहाँ से आपका मेन पेपर स्टार्ट होता है जो कि 3 घंटे का होने वाला है और 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। ठीक है, तो जो आपके 43 क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस आपके कंपलसरी हैं, यानी सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। और इसका PDF वगैरह जो भी मैं आंसर करवाऊंगी और ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है TH क्लासेस, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पेपर को और साथ में इसके आंसर्स को भी। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो बाइफरकेशन के बाद आप सभी को पता है कि आपका जो पूरा का पूरा पेपर हो गया है वो काफी इजी हो गया है थ्रू MCQs। अब आपके MCQ वगैरह आते हैं और इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे एक क्वेश्चन में और जो भी आपको सबसे सही ऑप्शन लगे उस पर आपको टिक लगाना होता है। सो यहाँ पर भी वही दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है और उसके बाद उसका आंसर अपनी आंसर शीट पे लिखना है। सो आपको पता है आपकी आंसर शीट इस तरीके से आपको मिलती है और यहाँ पर आपका रोल नंबर, स्कूल वगैरह वगैरह लिखा जाता है। और फिर उसके बाद आपको पेपर स्टार्ट करना होता है। आपको ये लाइन आपको पता होगा कि खींचनी होती है, उसके बाद यहाँ से भी एक लाइन खींचनी होती है और यहाँ से आप अपना पेपर स्टार्ट करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आप लिखेंगे, उसके बाद एक पूरी लाइन छोड़ देंगे, नेक्स्ट आप लिखते हैं आंसर नंबर 1। और जैसे हम ये वाला आंसर देखते हैं क्या होगा इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट एज डू बेबीज टिपिकली स्टार्ट वीनिंग फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू सेमी सॉलिड फूड्स, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या जो शिशु होते हैं वो आम तौर पर किस उम्र में माँ का दूध छोड़कर अर्ध ठोस आहार खाना शुरू कर देते हैं। मतलब जो थोड़ा मतलब कह सकते हो आप कि थोड़ा सा सॉलिड फूड की तरफ जब जाते हैं तो वो कौन सी एज होती है, क्या वो 3 मंथ्स वाली एज होती है, 6 मंथ्स होते हैं, 9 मंथ्स होते हैं या 12 मंथ्स होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 6 मंथ्स। ठीक है, तो मतलब जो 6 महीने का जो बेबी होता है वो सेमी सॉलिड फूड्स की तरफ जाता है अपनी माँ का दूध छोड़ के। ठीक है, सो ये 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखो इसको करना कैसे है। हमने यहाँ पर एक लाइन छोड़ दी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, क्वेश्चन नहीं उतारना है, बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं। उसके बाद आप आंसर नंबर 1 लिखेंगे और हमारा इसमें आंसर क्या है, बी पार्ट है। सो यू विल राइट बी पार्ट हियर एंड इसके बाद आप 6 मंथ्स जो है ये सेम एज इट इज उतार देंगे। ठीक है,
बहुत से बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। आपको ये पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत छोटा सा ऑप्शन है, उसको आप उतार दोगे तो ज्यादा दिक्कत आपको, मतलब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज प्ले कंट्रीब्यूट टू लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि जो खेल होता है, मतलब जो बच्चे खेलते हैं, वो बच्चों में भाषा के विकास में किस प्रकार योगदान देता है। ठीक है, इसके ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं। बाय लिमिटिंग इंटरेक्शन विद पीयर्स, की साथियों के साथ बातचीत को सीमित करके। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप खेल रहे हो तो क्या वहां पर अपने साथियों से आप बातचीत नहीं करोगे? तो ये तो गलत ऑप्शन है, दिख रहा है साफ साफ। इजी पेपर है, बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस पेपर को आराम से कर सकते हो। देखो, साथियों के साथ अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो क्या उससे हमारा विकास होगा? नहीं होगा। बाय रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, विचारों के आदान प्रदान को प्रतिबंधित करके, कि अगर हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं तो भी हम जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये भी एक गलत ऑप्शन है। चर्चा और साझाकरण को प्रोत्साहित करके, यानी कि बाय एनकरेजिंग डिस्कशन एंड शेयरिंग। तो आपको दिख रहा है ये ऑप्शन सही हो सकता है, बट नीचे वाला भी ऑप्शन देख लेते हैं। बाय अवॉइडिंग इमोशनल डेवलपमेंट, की भावनात्मक विकास से बचकर। अगर हम किसी के साथ इमोशनल डेवलपमेंट नहीं रखेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, तो क्या हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा, उससे भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या था एक बार देखो, बाय एनकरेजिंग डिस्कशन एंड शेयरिंग, कि अगर आप, जैसे आप दो फ्रेंड्स है, ठीक है, आप आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, तो क्या यहाँ से आपका लैंग्वेज जो डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास होता है, वो होगा या नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है वो होगा, लेकिन इन तीनों केसेस में वो नहीं होगा। तो इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर एम्फसाइज्ड इन द नेशनल ECCE। इसका मतलब है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आगे भी ऐसे ही आएगा। करिकुलम फ्रेमवर्क 2013, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ECCE पाठ्यक्रम रूपरेखा 2013 है, उसमें विकास के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर जोर दिया गया है? तो क्या उसमें इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे जोर दिया गया है, फाइनेंशियल लिटरेसी पे, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट पे, या फिर पॉलिटिकल अवेयरनेस पे? देखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है तो इसका मतलब है चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्ड का मतलब क्या होगा? जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए बेसिकली कुछ पॉलिसीज, कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं, तो ये भी वही एक स्कीम है। ठीक है, अब अगर एक बात बताओ, अगर एक बच्चा है तो क्या वो अंग्रेजी भाषा में प्रवीणता चाहेगा? मतलब हम बड़े जो होते हैं उनको तो इंग्लिश सीखना जरूरी होता है, लेकिन क्या एक बच्चे के लिए स्टार्टिंग में इंग्लिश सीखना जरूरी है? तो साफ साफ दिख रहा है कि ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, वित्तीय साक्षरता, कि छोटे बच्चे को हम फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा रहे हैं, कैसे तुम अपना पैसा बचा सकते हो, ये सब, तो ये भी गलत हो सकता है। मतलब हो सकता है, क्या है? ठीक है, ये भी गलत है। उसके बाद पॉलिटिकल अवेयरनेस, क्या हम उसको राजनीति सिखाएंगे छोटे बच्चे को? नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है, साफ साफ दिख रहा है, इसका ऑप्शन सी सही है। फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? एक छोटे बच्चे का जो विकास होता है। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा जो है वो कैसे अपने आइडियाज को मतलब उसके दिमाग में नई नई चीजें आती हैं, ठीक है, उसका हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो हर एक चीज को कैसे क्यूरियस होके चीजें सीखता है। सो अब इसके बारे में ना मैं तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डीप में समझाना चाहूंगी। देखो, नेशनल ECCE करिकुलम फ्रेमवर्क 2013 जो है वो क्या है? द नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क 2013 वाज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन मतलब जो क्या महिला और बाल विकास की जो हमारी मिनिस्ट्री मंत्रालय है उसके द्वारा ये डेवलप किया गया था ये प्रोग्राम। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। क्यों किया था? ताकि इससे जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है 0 से 6 साल तक के बच्चों को वो दी जाए, और इसके अलावा उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट और एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया जाए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए। इसका उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए एक संगठित और समग्र
प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली तैयार करना जिससे बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास की मजबूत नींव रखी जा सके। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है, आंगनवाड़ी, है ना। आंगनवाड़ी आप लोगों ने सुना भी होगा और शायद बहुत से बच्चों ने देखी भी होंगी। उसमें क्या होता है, उसमें जो काफी छोटे छोटे बच्चे, जिस तरीके से आप ये देख पा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे वहां पर जाते हैं और वो जो है गवर्नमेंट का एक आप कह सकते हो प्री स्कूल होता है, जहाँ पर टीचर्स होती हैं और वो लोग ज्यादा उन पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं दिया जाता, उनको जस्ट चीजें सिखाई जाती हैं बुक्स वगैरह दे के, ठीक है। जैसे हम प्राइवेट जो आपके प्राइमरी नहीं सॉरी ये जो आपके प्ले स्कूल्स होते हैं, वैसे ही आंगनवाड़ी होती है जहाँ पर बच्चों को भोजन दिया जाता है, ठीक है, पौष्टिक भोजन, और इसके अलावा उनको टॉयज वगैरह देकर, उनको बाकी चीजें देकर उनको सिखाया जाता है, तो वही उनका भावनात्मक विकास मजबूत करता है, ठीक है। तो यही था हमारा ECCE करिकुलम फ्रेमवर्क 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वीनिंग। वीनिंग का मतलब होता है जो बच्चा है, छोटा बच्चा, उसका उसकी माँ से दूध को छुड़ा देना, मतलब जब वो 6 मंथ्स का हो जाता है तो उसके बाद उसको जो है, जो उसकी मदर होती है वो फीड नहीं करवाती है। तो वो फीड नहीं करवाने का क्या उद्देश्य होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसमें ए पार्ट में लिखा हुआ है टू डेवलप इम्यूनिटी, कि उससे उसकी प्रतिरक्षा विकसित करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर दूध को छुड़वा दिया जाएगा तो क्या उससे उसकी प्रतिरक्षा विकसित होगी? नहीं होगी, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस बेबीज टू सॉलिड फूड्स, कि बच्चों को ठोस आहार से परिचित करवाने के लिए उनकी वीनिंग करवाई जाती है। जैसा कि हमने ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि जो सॉलिड फूड से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं बच्चे को आफ्टर 6 मंथ्स, तो वो इसीलिए होता है और इसीलिए उसका दूध छुड़वाया जाता है। तो हो सकता है कि ये आंसर सही हो। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, टू एनकरेज बेबीज टू ड्रिंक मोर वाटर, कि बच्चों को ज्यादा पानी पीने के लिए प्रोत्साहित करना। ये तो आई थिंक बहुत गलत आंसर है। टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्बिडिटी, कि शिशु रुग्णता को कम करने के लिए, यानी कि बच्चे जो बीमार होते हैं उनको कम करने के लिए उनका दूध ही छुड़वा दिया, तो ये भी गलत है। ऑब्वियस आंसर इसका बी ही है, बच्चों को ठोस आहार से परिचित करवाने के लिए छोटे बच्चों का दूध जो है वो छुड़वाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज वन ऑफ कॉग्निटिव वैल्यूज ऑफ प्ले, यानी कि खेल के संज्ञानात्मक मूल्यों में से एक क्या है। तो संज्ञानात्मक मूल्य, कॉग्निटिव जो वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं। कॉग्निटिव वैल्यूज कई सारी होती हैं कि बच्चा जो है उसमें खेलता है जब, तो उसमें थोड़ी सी ये आइडिया आता है कि उसको किससे टीम वर्क में फ्रेंडशिप करनी चाहिए, उसको कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरीके की जो वैल्यूज हैं उसके अंदर खुद ब खुद आती हैं थ्रू प्ले यानी खेलना, ठीक है। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी एक कॉग्निटिव वैल्यू है प्ले की। लिमिटिंग ऑब्जर्वेशन अपॉर्चुनिटीज, की अवलोकन अवसरों को सीमित करना। जहां पे भी सीमित शब्द आ जाए किसी भी मूल्य में, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। अगर हम किसी भी अवलोकन अवसर को सीमित कर रहे हैं बच्चे से, ऑब्जर्वेशन अपॉर्चुनिटी को सीमित कर रहे हैं, तो वो गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोग पर रोक, की उसकी जो एक्सपेरिमेंटेशन है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना, यानी कि जो वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कुछ भी, तो उस चीज को रोकना, ये भी गलत होगा, है ना। समस्या समाधान कौशल विकसित करना, जहां पर विकसित आ रहा है, विकास आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कि जब हम बच्चे को प्ले करने देते हैं, खेलने देते हैं, तो उसमें एक जो ये वैल्यू आती है अपने आप खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, तो वो उसमें डेवलप होनी जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, बट फिर भी हम डी देख लेते हैं। डिस्करेजिंग क्रिएटिविटी, यहाँ पर डिस्करेज वर्ड आ गया, यानी निरुत्साहित वर्ड आ गया, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जहां पर भी मूल्यों में, ठीक है, सीमित और रोक, निरुत्साहित, इस तरीके के शब्द आ रहे हैं जो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड्स हैं,
इनका मतलब है कि ये गलत है, और विकसित शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये सही है। मैं जो उन बच्चों को बता रही हूँ जिनको आइडिया नहीं लग पाता कि ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन हेल्प कंपनसेट फॉर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज इन चिल्ड्रंस डाइट्स, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी गतिविधि है, एक्टिविटी है जो कि बच्चों के आहार में पोषक तत्वों की कमी की भरपाई करने में मदद कर सकती है। ऐसा क्या है जिससे कि बच्चा आहार यानी कि खाना, ठीक है, आहार यानी खाना, अगर बच्चे के खाने में न्यूट्रिशन कम है तो उससे उसको उसकी भरपाई हो जाए, ठीक है। ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? प्लेइंग आउटडोर गेम्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर बच्चा आउटडोर गेम खेल रहा है, बाहर गेम्स खेल रहा है, तो क्या उससे उसके पोषक तत्व हो जाएंगे कम, मतलब बढ़ जाएंगे? नहीं, इससे उसकी एनर्जी वेस्ट होगी और पोषक तत्वों का इससे कोई रिलेशन नहीं है। रीडिंग बुक्स, क्या किताबें पढ़ने से उसके खाने का कोई रिलेशन है? नहीं, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन, गिविंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स इन ECCE सेंटर्स, यानी कि ECCE केंद्रों में पोषक तत्वों की खुराक देने से, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बट फिर भी हम 4th पढ़ते हैं, बाय ईटिंग फास्ट फूड रेगुलरली, कि अगर वो नियमित रूप से फास्ट फूड यानी बाहर का जंक फूड वगैरह खा रहा है तो भी उसके क्या पोषक तत्व उसके बढ़ेंगे? नहीं, उससे वो बीमार पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ यहाँ पर कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका किस तरीके से मतलब सही लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने पढ़ाने के तरीके में कोई भी सुधार करूँ, या कुछ भी ऐसा आप चाहते हैं कि मैम आप थोड़ा स्लो पढ़ाओ या मैम थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, इस तरीके से कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं 7th क्वेश्चन। और हाँ, एक बच्चा है, उसने पिछली वीडियो में जितने भी मैंने उससे क्वेश्चन पूछे हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम राइट नाउ, लेकिन उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, तो प्लीज क्लैप फॉर हिम। एंड बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप सभी लोग इस तरीके से आंसर्स करते हो। तो आप आज जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आप खुद से भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश करो और सोचो कि आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। और हो सके तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। चलो, हाउ डू इंडिविजुअल्स लर्न टू अडेप्ट देयर बिहेवियर टू डिफरेंट सोशल सिचुएशंस, ये 1 नंबर के अभी सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। व्यक्ति जो है वो विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूलित करना कैसे सीखते हैं। मतलब जो लोग होते हैं, जो बच्चे या कोई भी ले लो आप, ठीक है, वो अपने बिहेवियर को अलग अलग सोशल सिचुएशंस में, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं तो अलग तरीके का बिहेवियर है, अपने रिलेटिव के साथ हैं तो अलग तरीके का बिहेवियर, आप अपने माता पिता के साथ हैं तो अलग तरीके का बिहेवियर है, और टीचर्स के साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हो। तो ये जो अलग अलग तरीके के सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार को हम बदलते हैं, तो वो किस तरीके से कैसे होता है? थ्रू जेनेटिक इनहेरिटेंस, क्या ये आनुवांशिक वंशानुक्रम के माध्यम से होता है, यानी हमारे अंदर ये जेनेटिक क्यों होता है कि अगर हमारे माँ बाप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, जरूरी नहीं है ऐसा हो। थ्रू फॉर्मल एजुकेशन ओनली, कि अगर हमारे अंदर औपचारिक शिक्षा होगी तभी हम ये कर सकते हैं? नहीं, ये भी गलत है। अगर आप जस्ट एक ऐसे अनपढ़ इंसान को ले लो और उसका जस्ट एक बिहेवियर जस्ट ऑब्जर्व करो, तो आपको पता लगेगा कि वो अपने जो साथी हैं उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करता है, अपने घर में वो अलग तरीके से बिहेव करता है, और अगर वो कहीं फॉर एग्जाम्पल वो बैंक में जा रहा है तो वहां अलग तरीके से बिहेव करता है। उसने तो कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है ना, तो ये तो आंसर गलत होगा। नेक्स्ट है थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपीरियंस एंड सोशलाइजेशन, कि अवलोकन, अनुभव और समाजीकरण के माध्यम से। मतलब अगर वो ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है, सोशलाइज्ड है, यानी उसके अंदर समाजीकरण है, तो वो ये सब चीजें सीख जाता है कि कहाँ कैसे बिहेव करना है। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, थ्रू इनेट इंस्टिंक्ट्स, यानी कि जन्मजात प्रवृत्ति के माध्यम से। क्या हमारे अंदर ये जन्मजात चीजें होती हैं? अगर जब आप
फॉर एग्जाम्पल आप किसी छोटे बच्चे को ले लीजिए, उसके अंदर इतना बिहेवियरल मतलब उसके अंदर एटिकेट्स नहीं होते हैं, उसे नहीं पता होता है कि किसके साथ कैसा बिहेव करना है। ये हमारे अंदर धीरे धीरे कैसे आता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं और जब हम सोशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, यानी प्रसव पूर्व विकास के भ्रूणीय चक्र चरण का प्राथमिक फोकस क्या होता है। ठीक है, जब आप प्रीनेटल डेवलपमेंट के कोई भी लेडी जब प्रीनेटल डेवलपमेंट पे होती है तो उसका एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होता है उसमें क्या प्राइमरी फोकस होता है, क्या उसका मेजर ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, प्रमुख अंगों का निर्माण होता है, रैपिड ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होता है, या फिर ब्रेन एनलार्जमेंट होता है। तो इसका आंसर है फॉर्मेशन ऑफ मेजर ऑर्गन्स। ठीक है, यानी कि प्रमुख अंगों का निर्माण। जब कोई भी लेडी 6 वीक्स टू 8 वीक्स की स्टेज पर होती है, जिसे हम प्री नेटल डेवलपमेंट कहते हैं, उस समय पे उसके जो भी उसके अंदर एम्ब्रियो यानी कि उसका जो चाइल्ड है उसके मेजर ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। ठीक है, आप इसमें लगा सकते हैं कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह बन रही होगी। ठीक है, उसकी जो मेजर ऑर्गन्स है वो बनते हैं। सो इसका आंसर है ए, प्रमुख अंगों का निर्माण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट एज डू इन्फेंट्स टिपिकली बिगिन टू रिस्पॉन्ड टू साउंड्स बाय गेटिंग क्वाइट और स्माइलिंग, यानी कि किस उम्र में शिशु आमतौर पर शांत या मुस्कुराते हुए ध्वनियों का जवाब देना शुरू करते हैं। तो कौन सी ऐसी उम्र होती है जब बच्चे या तो शांत होते हैं या मुस्कुराते हुए जो उनके आसपास उनको आवाजें सुनाई दे रही है उनका जवाब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर है 1 से लेके 2 मंथ तक, मतलब जो 1 से 2 महीने के बच्चे होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं ये करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मार्क्स का था ये। What is the primary aim of ECCE, यानी आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ECCE, इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसका मोटिव क्या है। प्रोवाइडिंग एडवांस्ड एकेडमिक एजुकेशन, की ये उन्नत शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करता है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था इसमें जो सी है ये वाला, ये चाइल्ड के लिए या चाइल्डहुड के लिए जो है स्टैंड करता है। तो अगर कोई चाइल्ड है तो उसको हम क्या एडवांस्ड एकेडमिक एजुकेशन देंगे? नहीं। ठीक है, ensuring children feel safe, secure, accepted and respected, कि वो बच्चों को सुरक्षित, आश्वस्त, स्वीकृत और सम्मानित महसूस करवाते हैं, और यही इसका प्राइमरी एम होता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये क्या करते हैं, मतलब जो ECCE हमारा होता है ये पूरा प्रोग्राम, ये क्या करता है, ये इसीलिए होता है ताकि बच्चे सेफ फील करें, सिक्योर फील करें, एक्सेप्टेड फील करें और रिस्पेक्टेड भी फील करें। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी में ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वाओ, बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करवाना, ये तो बिल्कुल गलत होगा। ऑफरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, कि बच्चों को हम व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। Next question, why is the period from birth to 6 years considered crucial for development, यानी कि विकास के लिए जन्म से लेकर 6 साल तक की अवधि को क्यों महत्वपूर्ण समझा या माना जाता है। ठीक है, मतलब जब जन्म लेता है बच्चा 0 से लेके 6 years का जो टाइम होता है वो जरूरी क्यों होता है? बिकॉज इट्स द टाइम व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब बच्चे औपचारिक शिक्षा शुरू करते हैं। ये गलत है, 6 साल के बाद बच्चा जो है वो अपनी औपचारिक शिक्षा स्टार्ट करता है या फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बिकॉज इट्स टाइम फॉर रैपिड डेवलपमेंट, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे का तेजी से विकास का समय होता है, तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन आर फुल्ली इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि इस अवधि के दौरान बच्चे पूरी तरह से स्वतंत्र का मतलब होता है आजाद होते हैं। तो क्या 0 से 6 साल के बच्चों को आजाद समझा जाता है, मतलब उनको बिल्कुल आजाद छोड़ दिया जाता है, उनको कोई ध्यान रखने के लिए कुछ नहीं है? ऐसा नहीं होता। ठीक है, 0 से 6 साल के बच्चे का बहुत ध्यान रखना होता है। बिकॉज चिल्ड्रन आर लेस वल्नरेबल ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि जो बच्चे होते हैं इस समय कम असुरक्षित हैं। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ये तेजी से विकास का समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन एनपीसी अडॉप्टेड इन इंडिया, यानी भारत में बच्चों के लिए जो पहली राष्ट्रीय नीति थी वो कब अपनाई गई थी? वो अपनाई गई थी 1974 में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the primary responsibility of the early childhood center administrator, यानी कि जो प्रारंभिक बचपन केंद्र प्रशासक होते हैं उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? क्या वो टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाना उनकी जिम्मेदारी होती है? मतलब जो ये अर्ली चाइल्डहुड जो पूरे सेंटर होते हैं इनके, उस पे जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, क्या उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि वो बच्चों को पढ़ाएगा? नहीं, वो लोगों और उनके काम का प्रबंधन करना, यानी मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क, ये हो सकता है आंसर। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, मेकिंग द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना, ये गलत है। सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ स्टाफ, की कर्मचारियों के काम की निगरानी करना, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है लोगों और उनके काम का प्रबंधन करना, मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क, यही काम होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फील द प्रॉब्लम्स और सिचुएशन ऑफ अनदर पर्सन, कौन सा शब्द किसी अन्य की समस्याओं या स्थितियों को समझने और महसूस करने की क्षमता का वर्णन करता है? सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति तो मतलब ये होता है हम उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं लेकिन उसको हम समझा रहे हैं, अपने ऊपर उस सिचुएशन या प्रॉब्लम को नहीं ले रहे हैं, ठीक है, फील नहीं कर रहे हैं उसको, सिर्फ हम समझा सकते हैं। एम्पैथी यानी तदनुभूति, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। जब हम एम्पैथी लेते हैं, मतलब एम्पैथी देते हैं दूसरों को, तो हम उनकी प्रॉब्लम को फील करते हैं, ठीक है। अपैथी यानी कि कोई मतलब नहीं है किसी की प्रॉब्लम से, और एंटीपैथी यानी विद्वेष, इसमें भी कोई मतलब नहीं होता। तो इसका आंसर बी सही है। What does a transition refer to in the context of early childhood, यानी कि प्रारंभिक बचपन जो होता है उसके संदर्भ में एक संक्रमण का क्या संदर्भित करता है? तो देखो, ट्रांजिशन का मतलब आप सभी को पता है, वो इंस्टाग्राम पे ट्रांजिशन सबने देखे होंगे कि कैसे एक लड़की मतलब आई एम गोइंग ऑफ द टॉपिक, तो कैसे एक लड़की बिल्कुल ऐसी होती है और फिर वो मेकअप करने के बाद कैसे वो ट्रांजिशन करके आती है। तो ट्रांजिशन का मतलब अर्ली चाइल्डहुड के कंटेक्स्ट में क्या है ये हमें बताना है, ठीक है। अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी, की यहाँ पर स्थिरता की अवधि होती है। अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, की एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया, या फिर अ पीरियड ऑफ रेग्रेशन, प्रतिगमन की अवधि, या फिर अ स्टेट ऑफ बीइंग, होने की एक स्थिर अवस्था। तो इसका आंसर है अ प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, यानी एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया को हम ट्रांजिशन कहते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। यानी मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 0 ईयर्स का है, यानी अभी उसने बर्थ लिया है, ठीक है। बर्थ के एक मंथ बाद जब आप उसको मिलते हो या देखते हो तो वो काफी चेंज हो गया होता है, उसी को हम ट्रांजिशन कहते हैं कि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन पे वो पहुंच चुका है। फिर वही आप जब उसको 6 मंथ्स बाद देखते हो तो वो और भी ज्यादा चेंज हो गया होता है, उसके फीचर्स भी बदल गए होते हैं। आफ्टर 1 ईयर वो कम्प्लीटली आपको चेंज दिखाई देता है ना, थोड़ा उसकी ग्रोथ भी हो गई होती है, डेवलपमेंट भी हो गया होता है, वो आपको समझने पहचानने भी लग जाता है। तो यही ट्रांजिशन है अर्ली चाइल्डहुड के कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th, व्हाट अपॉर्चुनिटीज डज द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स इन अ स्कूल प्रोवाइड, यानी कि किसी विद्यालय में विविध समूहों की उपस्थिति क्या अवसर प्रदान करती है? मतलब जो विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, उनमें अगर डाइवर्स ग्रुप्स हैं, अलग अलग समूह हैं, तो वो क्या अवसर प्रदान करेंगी? अपॉर्चुनिटीज फॉर आइसोलेशन एंड एक्सक्लूजन, की अलगाव और बहिष्कार के अवसर, कि अगर अलग अलग समूह हैं तो क्या अलगाव होगा? नहीं। अपॉर्चुनिटीज फॉर म्यूचुअल लर्निंग, एक्सप्लोरेशन एंड सेलिब्रेशंस, की आपसी सीखने, अन्वेषण और उत्सव मनाने के अवसर, ये सही हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्फर्मिटी, एक रूपता और अनुरूपता के अवसर। अपॉर्चुनिटीज फॉर डिस्क्रिमिनेशन एंड बियास, यानी भेदभाव और पूर्वाग्रह के अवसर। तो इसका आंसर है बी, कि हम अगर हमारे स्कूल में अगर अलग अलग ग्रुप्स से पढ़ने बच्चे आते हैं तो हमारे अंदर एक म्यूचुअल लर्निंग, एक्सप्लोर करने की, मतलब हम दूसरे के कल्चर को समझ सकते हैं उससे, ठीक है। हम सेलिब्रेशन यानी दूसरे के त्योहारों को मना सकते हैं थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स। तो इसका आंसर है बी, ठीक है, बी इसका
सही आंसर है। नेक्स्ट ओके, अब आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए। एमसीक्यूज आपके 16 तक थे, ठीक है। अब आपके 17 से 19 पे आपको मतलब ये पूरा पैराग्राफ नीचे दिया गया है, इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होगा और जो 17 से 19 पूरे क्वेश्चन है वहां पर आपको आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एक 5 मिनट का या 5 सेकेंड का ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। कुछ नीचे आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 17 से 19 तक, उस पूरे पैराग्राफ में से ही ये क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, हाईलाइट किया हुआ है ऑलरेडी आंसर्स को। सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को देखना है, भाई क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, बस ऐसे ही थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है। 2005 हाउ शुड इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बी परसीव्ड, यानी कि 2005 के अनुसार जो भी है भाषाई विविधता को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ये हमें ढूंढना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू प्रोटेक्ट डैश नेचर ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान का उद्देश्य भारत की डैश की प्रकृति की रक्षा करना है। एनसीएफ 2005 जो है वो हमें फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को क्या हैंडल करने के लिए प्रपोज करती है, व्हाट इज द गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हमें बताना है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या होता है और अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज को बेनिफिट करता है। 19 तक था, हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम आते हैं हमारे पैसेज की ओर, ठीक है। देखो, इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, यानी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो बहुभाषी है, यानी जहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बहुत सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो हमने ना एक क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कहीं पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, पर हमने पढ़ा था ये यहाँ पर, ये देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया ना, एम टू प्रोटेक्ट डैश नेचर ऑफ इंडिया, तो हमारा यहाँ पर मतलब आंसर मिल सकता है इंडियन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, ये हमारी जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से कमिटेड है। हिंदी में भी आप देख सकते हो कि जो ये हमारा भारत का संविधान है, ये हमारे बहुभाषी प्रकृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। तो बहुभाषी प्रकृति की रक्षा के लिए, ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टी लिंगुअल नेचर ऑफ इंडिया। थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से इसको टर्न अराउंड करके देखना पड़ेगा कि आंसर देखो। अब देखो ये हमें कीवर्ड मिल गया था यहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशन, पैरा में देखा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, आगे देखा सेम एज इट इज सेंटेंस दी हुई है, तो वही है इसका मतलब इसका आंसर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही बहुभाषी प्रकृति की रक्षा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। The home and school language divided indicates the situation where medium of instruction at school is different from the language used at home, यानी कि जो भाषा हमारी घर में या स्कूल में बोली जाती है वो हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन पैदा कर देती है कि हमारा जो स्कूल में हम जिस तरीके से भाषा पढ़ रहे हैं वो मीडियम अलग है ना। बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, स्कूल में अलग है, लेकिन घर में वो भाषा इस्तेमाल ही नहीं हो रही है। NCF 2005 respects the multilingual character of Indian society and suggests it should be seen as a resource to promote multilingual proficiency in a child. All languages including tribal as well as English should be valued equally. यानी NCF 2005, अब देखो हमने क्वेश्चन यहाँ पे कुछ पढ़ा था ऐसे ही, है ना, 2005 वाला कुछ क्वेश्चन पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 हाउ शुड इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बी परसीव्ड, यानी कि जो 2005 के अनुसार भारत की भाषाई विविधता है उसको किस प्रकार से हमें देखना चाहिए। तो देखो इसका आंसर हमारे यहाँ पर ये रहा, हिंदी में बता रही हूँ। NCF 2005 जो है भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र का सम्मान करता है और सुझाव देता है कि इसे एक बच्चे में बहुभाषी दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक है। आदिवासी और अंग्रेजी सहित सभी भाषाओं को समान रूप से महत्व दिया जाना चाहिए, यही हमारा NCF 2005 जो है वो चाहता है। तो ये हमारे फर्स्ट का मतलब जो हमारा 17th क्वेश्चन है उसका फर्स्ट का आंसर हमारे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पर मिल गया हमें, मतलब दोनों हमने ढूंढ लिए, कितनी आसानी से ढूंढ लिए ना, पहली दूसरी तीसरी लाइन में ही हमारा आंसर था इसका, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये जो है पूरा हाईलाइट कर रखा है, तो आपको जब PDF मिलेगा तो पूरा इसी तरीके से सेम एज इट इज मिल जाएगा। ऑल मदर टंग्स आर अप्रिशिएटेड एज एन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन द यंग
यंग अच्छा चाइल्ड एंड द स्कूल, ठीक है। इन केस ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर, अब देखो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हमने कहीं ना कहीं तो पढ़ा था नीचे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर यहाँ पर ही रहा। फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के बारे में हाउ डज एनसीएफ 2005 प्रपोज, मतलब वो क्या सोचता है उसके बारे में। सो यहाँ पर देखो इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, टीचिंग इज द इन द इनिशियल ईयर्स शुड बी इन द मदर टंग एंड लेस स्ट्रेस ऑन द लर्निंग ऑफ सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज एज सपोर्ट मे नॉट बी अवेलेबल टू द चाइल्ड एट होम टू लर्न दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। हिंदी में अगर आप देखोगे तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी के मामले में प्रारंभिक वर्षों में शिक्षण मातृभाषा में होनी चाहिए और दूसरी और तीसरी भाषा सीखने पर कम जोर देना चाहिए, क्योंकि इन भाषाओं को सीखने के लिए बच्चों को घर पर सहायता उपलब्ध नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यही हमारा पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों को कैसे संभालने का प्रस्ताव करता है, ये हमें इसमें बताना था। तो ये 18 के फर्स्ट का हमें आंसर यहाँ पर मिल गया, ठीक है। तो 18 के फर्स्ट का ये आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन भी हमने कुछ देखा था यहाँ पर, ये देखो ये रहा। इंक्लूसिव एजुकेशन का हमें यहाँ पर क्या बताना है, गोल क्या है, मतलब समावेशी शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का लक्ष्य हम देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सहित सभी बच्चों की भागीदारी को बढ़ाती है। विशेष आवश्यकता शिक्षा पर कार्यवाही के लिए सलाम का वक्तव्य और रूपरेखा में समावेशी शिक्षा की आवश्यकता की वकालत की है। तो ये हमारे 18 का सेकंड का भी आंसर यहाँ पर मिलेगा। कितनी आसानी से हमें आंसर मिल जा रहे हैं, ऐसे ही सेम आपको जो पैरा होंगे वो मिलेंगे, ठीक है। और इसका आंसर मैंने यहाँ पर लगा ही रखा है ऑलरेडी। सो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। नेक्स्ट हमारा ये दोनों हो गए हैं, अब हमारा सिर्फ रह गया ये वाला 19th का फर्स्ट एंड सेकंड। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ढूंढना है इसमें हमें, और अर्ली आइडेंटिफिकेशन बच्चों को और उनके फैमिलीज को किस तरीके से बेनिफिट करता है। आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से आप अगर सिर्फ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लोगे ना, मतलब सिर्फ एक रीडिंग लगा लो क्वेश्चन की, उसके बाद देखो आप सीधा जब पैसेज पढ़ने जाओगे तो आपको आराम से आंसर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना था। तो ये हमारा 19th का फर्स्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है वो इस तरीके से होता है कि हम किसी की भी बच्चे की डिसेबिलिटी को हम पहचान पा रहे हैं, कोई डेवलपमेंट वेरिएशन है उसमें तो वो पहचान पा रहे हैं उसकी अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स में ही, ठीक है, जिससे कि हमें अर्ली इंटरवेंशन में मदद मिलती है। अब ऐसे ही अर्ली जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे बच्चे के लिए लर्निंग डिफिकल्टी तो क्रिएट करता ही है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डिफरेंस भी हम बच्चे की लाइफ में और चिल्ड्रन और उनकी फैमिलीज की लाइफ में ला सकते हैं, क्योंकि हमें इससे पता चल जाता है कि कैसे उसका सोशल और बिहेवियर लर्निंग डिफिकल्टीज कैसे उस चाइल्ड को एक्सपीरियंस हो रही हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं इसका बता देती हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पर एक मिनट, प्रारंभिक पहचान से तात्पर्य बचपन के शुरुआती वर्षों में किसी भी विकलांगता या विकासात्मक विविधता को पहचानने और प्रारंभिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को समझने की प्रक्रिया से है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 19th का फर्स्ट है, और यहीं से आपको दिख रहा होगा सीखने में कठिनाई या किसी भी प्रकार से, या यहाँ से लेके पूरा का पूरा यहाँ तक 19th का सेकेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये हो गया हमारा 17, 18 एंड 19 क्वेश्चन, जो आपका टोटल पैसेज में से 6 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। पैसेज में से आप अकेले 6 नंबर के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम आते हैं 20th क्वेश्चन पे, जिसमें आपको क्या करना है, मैच करना है कॉलम को, मतलब कॉलम ए दिया हुआ है, कॉलम बी दिया हुआ है, और सिर्फ आपको मैच करके लिखना है, ठीक है। तो ए में हमारा दिया हुआ है अर्ली ईयर्स NFHS 4 डाटा मटर्निटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 इन जीन्स, ठीक है। तो देखो अर्ली ईयर्स में आप यहाँ पर देखोगे तो अर्ली ईयर्स का मतलब होता है रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट, यानी कि जो बच्चा होता है प्रारंभिक उसका जब वर्ष होता है, मतलब जो उसके 0 से 6 ईयर्स का टाइम होता है, वहां पर उसके बहुत ही तेजी से मस्तिष्क का विकास हो रहा होता है, मतलब उसका जो दिमाग होता है वो बहुत तेजी से
डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। अब ऐसे ही NFHS4 डेटा जो है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें हमें स्कूल में उपस्थिति में सुधार का एक संकेत देखने को मिलता है, ठीक है। NFHS का जो डेटा है, 4 का डेटा जो है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो बच्चे हैं वो किस तरीके से उनकी स्कूल में उपस्थिति बढ़ती गई है। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। देखो ये तो आपको ना मतलब जो आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की स्कीम एंड पॉलिसीज वाला चैप्टर है उसमें ये आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो वाला चैप्टर एक बार ध्यान से आपको देख लेना है। सी का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कार्यस्थलों पर बाल देखभाल सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना इस अधिनियम का महत्व है, ठीक है, मतलब उद्देश्य है। आनुवांशिक या जीन्स का जो होता है वो होता है रिलेशन प्रकृति से, मतलब जो हमारे जीन्स होते हैं, जीन्स आप समझते होंगे कि जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल आपकी मदर की आईज अगर ब्लू हैं तो बच्चे की भी आईज ब्लू हो सकती हैं, ठीक है। सो वही हमारे जीन्स होते हैं। तो ये हमारे नेचर पे डिपेंड करते हैं, यानी प्रकृति पे डिपेंड करते हैं। चलिए आगे बढ़े, 1 मिनट रुक जाओ बस, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, अब आपको 21 से लेके 23 तक क्या करना है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ठीक है। 21, 22, 23 क्वेश्चंस तक, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अकॉर्डिंग टू रिसर्च इन न्यूरोसाइंस 90% ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट हैज अकर्ड बाय द टाइम अ चाइल्ड रीचेस 6 years old। यानी कि तंत्रिका विज्ञान में अनुसंधान के अनुसार, मतलब रिसर्च के अनुसार ये पता चल रहा है जो बच्चे का मस्तिष्क विकास होता है वो तब तक हो जाता है जब एक बच्चा 6 साल का हो जाता है, मतलब जब वो 6 साल का हो जाता है तब तक उसका 90% ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ हेल्दी होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंटल डिलेज इन चिल्ड्रन। यानी कि अगर स्वस्थ घर या स्कूल वातावरण में अभाव है, मतलब एक बच्चा है, ठीक है, उसको अगर घर में अच्छा वातावरण नहीं मिल रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं घर में या स्कूल में भी उसको सब बुली कर रहे हैं, उसको सब परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके विकास में देरी हो, ठीक है, मतलब वो उसका विकास बाकी बच्चों की तरह ना हो। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसमें भी हमें ट्रू फॉल्स ही बताना है 22 और 23 तक, ठीक है। क्वालिटी अर्ली केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइडेड थ्रू ECCE प्रोग्राम्स हेल्प चिल्ड्रन एडजस्ट बेटर इन अ फॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट। यानी कि जो ECCE कार्यक्रम होते हैं उनके माध्यम के अनुसार हम गुणवत्तापूर्वक जो प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है वो बच्चों को एक औपचारिक स्कूल के माहौल में बेहतर समायोजित करने में मदद करती है। मतलब जैसे जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं या ECCE कार्यक्रमों में जो बच्चे पढ़ते हैं या जाते हैं, वो आगे चल के जब फॉर्मल स्कूल एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द किड्स जो कि उसमें नहीं गए हुए हों, ठीक है, जो सीधा डायरेक्ट स्कूल में आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर कंपेयर मतलब ज़्यादा बेहतर करते हैं। नेक्स्ट है ECCE प्राइमरीली फोकस ऑन द केयर ऑफ चिल्ड्रन एजेड 3 to 6 years old। कि जो बच्चे होते हैं ECCE में मुख्य रूप से 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों की देखभाल की जाती है। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि इसमें 8 years तक के बच्चे की देखभाल टिल 8 years, जब तक बच्चा 8 साल का नहीं हो जाता तब तक ECCE में प्रोग्राम जो होते हैं वो 8 years तक के बच्चों के लिए चलते हैं, ठीक है। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। फिजिकल डेवलपमेंट अकर्स प्रोक्सिमोडिस्टली एंड डैश, ठीक है, यानी शारीरिक विकास जो होता है वो समीप, दूराभिमुख और डैश रूप से होता है। दूराभिमुख का मतलब होता है कि आपका जो विकास है वो केंद्र से हो रहा है, ठीक है, बीच में से हो रहा है। और फिर उसके बाद वो किससे होता है, यहाँ पर आपका एक वर्ड आएगा, ठीक है, ये वर्ड आपको याद कर लेना है, सिफेलोकेडिकली, सॉरी सिफेलोकेडली, ठीक है, ये आपका वर्ड है, इसको याद कर लेना। और हिंदी में अगर आप देखोगे तो हिंदी में आएगा सिर से पैर तक विकास, ठीक है, सिर से पैर तक विकास, हिंदी इसकी ये है। अब सेकंड की तरफ चलते हैं।
ओके, फाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व, जो हमारी अच्छे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है उसमें क्या आता है, इसमें हमारा आता है स्मॉल मसल मूवमेंट, स्मॉल मसल मूवमेंट, यानी कि जो बच्चे की, सॉरी बच्चे की क्यों लिख रही हूं मैं, एक मिनट रुक जाओ, जो छोटी मसल होती हैं उनका अगर मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो विकास उसमें शामिल होता है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में। मतलब फाइन मोटर स्किल्स में वो आता है, जैसे छोटा बच्चा है वो अगर अपनी हाथों की उंगलियां हिला रहा है, ठीक है, या फिर अपने पैरों को ऐसे उसकी उंगलियों को वो कंट्रोल करना सीख जा रहा है, तो वो स्मॉल मसल मूवमेंट में आता है और वही हमारी फाइन मोटर स्किल्स कहलाती है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, 25th में भी 1 नंबर का है, एज चिल्ड्रन रीच देयर फर्स्ट बर्थडे, यानी कि जैसे जैसे बच्चे अपने पहले जन्मदिन पर पहुंचते हैं, मतलब फर्स्ट बर्थडे तक पहुंचते हैं, तो उनके कार्य जो होते हैं वो डैश उन्मुख हो जाते हैं, यानी कि उनके कार्य डैश ओरिएंटेड हो जाते हैं, तो उनके कार्य जो होते हैं वो गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, गोल यानी कि उद्देश्य उन्मुख, ठीक है, मतलब उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उन्हें टॉय लेना है तो उनको पता चल जाएगा कि ये टॉय कैसे लेना है उनको, वैसे, ठीक है। नेक्स्ट है 26th, फिल इन द ब्लैंक्स, वही सेम, प्री स्कूलर्स लर्न डैश स्किल्स नेसेसरी फॉर इंटरेक्टिंग विद अदर चिल्ड्रन, यानी कि पूर्व विद्यालयी बच्चे जो होते हैं, मतलब जो स्कूल नहीं जाते हैं, प्री स्कूलर्स जो होते हैं, ठीक है, काफी छोटे बच्चे, वो अन्य बच्चों के साथ बातचीत के लिए आवश्यक डैश कौशल सीखते हैं, तो वो सोशल स्किल्स सीखते हैं, यानी कि सामाजिक कौशल वो सीखते हैं दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, 27 से लेकर 29 तक वन वर्ड में आंसर करना है, वन वर्ड में आंसर करना है 27 का। व्हाट इज द एम ऑफ ECCE, बच्चों मतलब जो ये ECCE होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ECCE का उद्देश्य होता है बेसिकली चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि बच्चे का विकास करना, यही इसका पहला उद्देश्य होता है। अब देखो इसको, ये अभी तो यहाँ पर वन वर्ड में आ रहा है, लेकिन हो सकता है ये आगे आपका थोड़ा सा ज्यादा उसमें आ जाए, ज्यादा मार्क्स में आ जाए, तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर, तो देखो, द प्राइमरी एम ऑफ ECCE इज टू इंश्योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ to 8 years by focusing on their physical, cognitive, emotional, social and language development, also aims at या फिर ये ज्यादातर क्या होता है, मतलब बेसिकली इसमें ECCE जो होते हैं ना, इसमें बेसिकली 0 से 8 साल तक के बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित करना इसका पहला उद्देश्य होता है, कि उन बच्चों का पूरा अच्छे तरीके से विकास हो, ठीक है, 8 साल की उम्र तक के बच्चों का, उनको एक सेफ नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिले, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वातावरण उनके लिए हो जो उनके लिए सुरक्षित भी हो और उनके लिए पोषण युक्त भी हो। नेक्स्ट है डेवलप करना उनके अंदर स्कूल रेडीनेस स्किल्स, यानी कि वो जो विद्यालय जब वो आगे जाएं तो उनके लिए पहले से वो तैयार हो, ठीक है, स्कूल रेडीनेस स्किल्स उनमें पहले से विकसित करना। एनकरेज लर्निंग थ्रू प्ले एंड एक्सप्लोरेशन, यानी कि खेल और खोज के माध्यम से सीखने को बढ़ावा देना और उनको हेल्थ, न्यूट्रिशन और अर्ली स्टिमुलेशन देना, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक उद्दीपन का समर्थन करना उनका उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डज अर्ली स्टिमुलेशन रेफर टू, यानी प्रारंभिक उत्तेजना या उद्दीपन से क्या तात्पर्य है, तो देख लो इसका क्या तात्पर्य है। अर्ली स्टिमुलेशन का मतलब है एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड टू यंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड टू सपोर्ट देयर ब्रेन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक है, मतलब जो प्रारंभिक उद्दीपन होता है या उत्तेजना होता है, इसका मतलब होता है जन्म से ही बच्चों को ऐसे अनुभव या गतिविधियां प्रदान करना जो उनके मस्तिष्क विकास और सीखने में सहायता करें, जैसे कि बच्चों से बात करना, गाना गाना, ये सब अर्ली स्टिमुलेशन में आते हैं, ठीक है, मतलब काफी छोटा बच्चा है उसके ऊपर इस तरीके से ये क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, ये इस तरीके से खिलौना लगा दिया ताकि वो उसमें बिजी रहे, वो उससे कुछ
मतलब खेलता रहे उससे, या तो बात करना। छोटा बच्चा क्या समझता है, वो कुछ बोल भी नहीं पाता, लेकिन उससे बात करना, उसको लोरियां सुनाना, ये सिंगिंग वगैरह करना, ठीक है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस जैसे टचिंग, स्मेलिंग एंड सीइंग डिफरेंट थिंग्स, जैसे यहाँ पर ये बहुत अलग अलग चीजें देख के जो बच्चा है वो क्यूरियस होता है, उसमें संवेदी अनुभव करवाना, यानी उनको छूना, सूंघना, देखना, बच्चा भी ये सब सेंसरी एक्सपीरियंसेस लेता है, ठीक है। प्लेइंग एंड एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, उसके बाद वो खेलने और अपने आसपास के वातावरण का पता लगाना, उसमें ये सब जो है एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस करवाना। नेक्स्ट, सोशल इंटरेक्शन विद केयर गिवर्स एंड पीयर्स, यानी कि जो उनके माता पिता शिक्षक हैं, ठीक है, और उनके साथ जो अन्य बच्चे होते हैं उनके साथ सामाजिक संपर्क करवाना। जैसे आपने देखा होगा जो काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको उनकी जो मदर्स होती हैं उनको लेकर आती हैं पार्क्स वगैरह में, जहाँ पर अलग दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो बात भी कर लेते हैं, मतलब बात क्या, मतलब आपस में कांटेक्ट जिस तरीके से भी छोटे बच्चे करते हैं। तो अर्ली स्टिमुलेशन होता है जो वो होता है वो कॉग्निटिव और इमोशनल ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डू बोन्स कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी जो शरीर की समग्र संरचना है उसमें हड्डियां किस प्रकार से योगदान देती हैं। तो ये जो हड्डियां होती हैं ये हमारे स्ट्रक्चर को बनाने में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है, और हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ लाती हैं, हमारे अंदर ये स्ट्रेंथ लाती है। लेकिन आप इसको पूरा अच्छे तरीके से कैसे लिखोगे ये देख लो। बोन्स फॉर्म द फ्रेमवर्क, यानी कि स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारा जो शरीर का ढांचा है पूरा का पूरा ये हड्डियां ही बनाती हैं। ये हमारे महत्वपूर्ण कार्य करती हैं, जैसे कि हमें सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन देना, मूवमेंट करना, ब्लड प्रोडक्शन करना या मिनरल स्टोरेज करना, ठीक है। तो हमारा हमें सहारा देना, शरीर को आकार और सही मुद्रा में बनाए रखने में मदद करती हैं हड्डियां, ठीक है। हमारे को कैसे प्रोटेक्शन देती हैं, मतलब जैसे महत्वपूर्ण अंग जो है, अगर हमारी हड्डियां ना हो तो सीधा हमारे जो अंग है अंदर उन पे कोई अगर वार करेगा तो हम तो वहीं घायल हो जाएंगे, वहीं लोटपोट हो जाएंगे, है ना। तो हमारी जो पूरा शरीर है उसकी प्रोटेक्शन करना ये बोन्स का काम होता है। जैसे खोपड़ी, जैसे हमारी जो स्कल होती है उसके अंदर ब्रेन होता है, अगर स्कल ना हो और सीधा ब्रेन पे वो स्कल ना होने के बाद जो चोट लगे तो वो कितनी खतरनाक हो सकती है। पसलियां जो होती हैं वो हमारे हर्ट को, है ना, फेफड़े जो होते हैं फेफड़ों की रक्षा करती हैं पसलियां। नेक्स्ट है गतिशीलता, मतलब मांसपेशियों के साथ मिलकर शरीर को हिलने डुलने में ये मदद करती हैं। रक्त निर्माण, ब्लड प्रोडक्शन, यानी अस्थि मज्जा जो होती है, बोन मैरो, लाल और सफेद रक्त कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये भी हमारा वन वर्ड वाला ही है, हाउ इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो हमारा जो भारत है वो धर्म की दृष्टि से किस प्रकार वर्णित किया गया है, धर्म की दृष्टि से सेक्युलर वर्णित किया गया है, यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों को माना जाता है। व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरबिड रिगार्डिंग रिलीजन, यानी भारत का संविधान धर्म के संबंध में क्या मना करता है कि जो धार्मिक दंगे होते हैं वो ना हो, ठीक है। यही तो चीजें मना करता है ये हमारा संविधान। अब इसी को आप लिखोगे कैसे, तो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज सेक्युलर कंट्री, है ना, जिसमें मतलब है कोई ऑफिशियल जो है वो स्टेट रिलीजन, मतलब जो पूरा भारत है अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा रिलीजन है, जैसे हमारे में अलग अलग रिलीजन हमारे देश में, तो कोई भी ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेट की तरफ से पाबंदी नहीं लगा सकते किसी भी रिलीजन को लेकर, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, पर आजकल ऐसा हो नहीं रहा है। पीपल इन इंडिया हैव द फ्रीडम टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, ठीक है। मतलब कोई भी हमारे भारत में किसी भी प्रकार से किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, फॉलो कर सकता है अपनी पसंद के अनुसार, ठीक है। वही है कि हमारा भारत जो है उसको धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में वर्णित किया गया है। इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब जो हमारा आर्टिकल 15 है वो हमें ये कहता है कि जो स्टेट है, मतलब हमारा देश है, वो किसी भी प्रकार से फेवर या प्रमोट नहीं करेगा कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को। यानी कि हमारा अगर देश है उसके अंदर कोई एक रिलीजन है वो काफी ज्यादा मात्रा में, और कोई ऐसा रिलीजन है काफी कम मात्रा में है, ठीक है, तो वो स्टेट यानी कंट्री ही होती है संविधान के अंदर, ठीक है। तो वो स्टेट मतलब पूरा देश किसी एक उस धर्म को जो ज्यादा मेजोरिटी में है उसको प्रमोट नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके प्रचार को करने से रोकता है। चलिए, व्हाट इज द फोकस ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, यानी जो NPE 1986 है, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसका केंद्र
किस पर वो मतलब फोकस है उसका। तो इसका फोकस है यूनिवर्सलाइजेशन, एक्सपेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, मतलब एनपी 1986 का प्रारंभिक जो मुख्य ध्यान है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था पर देखभाल और शिक्षा और उसके सार्वभौमिकरण, यानी कि सभी को ये दी जाए। ठीक है, विस्तार उसका और उसके सुधार पर, विशेषकर वंचित बच्चों के लिए, जो मतलब ऐसे बच्चे हैं जो डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन हैं, थ्रू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ठीक है, सभी को जो है भागीदारी के माध्यम से ये सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लागू किया गया। अब हमारा आता है 30th क्वेश्चन। यहाँ तक 1 वर्ड वाले खत्म हो गए। व्हाट आर द की फंक्शन शेयर बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो प्रबंध और प्रशासन है उनके दोनों के द्वारा साझा किए जाने वाले प्रमुख कार्य क्या हैं। जो हमारा प्रशासन है वो भी उसको साझा करता है और मैनेजमेंट भी। ठीक है, ओके तो की फंक्शन जो शेयर किए जाते हैं बोथ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वो है कि ये ECCE सेंटर जो होते हैं वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एजुकेशन। यानी कि ECCE केंद्र में प्रबंधन और प्रशासन दोनों का कार्य होता है योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाना, संगठित करना उस योजना को, समन्वय स्थापित करना और दिशा निर्देश देना, फिर उसके बाद मूल्यांकन करना जिससे केंद्र का सुचारू संचालन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित हो सके। ठीक है, चलिए उसी का और में दिया हुआ है। देखो जब आपका पेपर होगा तो आपको पेपर में कोई एक करना है इनमें से, लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों करवाऊंगी बिकॉज इट्स माई ड्यूटी। ठीक है, What are the 3 levels of management typically found in an ECCE center? यानी कि ECCE केंद्र में आमतौर पर प्रबंधन के कौन कौन से 3 स्तर पाए जाते हैं। तो प्रबंधन के 3 स्तर जो होते हैं वो होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। देखो तो जो उच्च स्तर होता है यानी टॉप लेवल होता है इसमें हमारे केंद्र निदेशक या प्रशासक शामिल होते हैं जो नीतियां बनाते हैं और संपूर्ण देखरेख करते हैं। ठीक है, मतलब सेंट्रल जो डायरेक्टर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये पॉलिसी बनाते हैं और फिर उसके बाद वो ओवरऑल सुपरविजन करते हैं। मिडिल लेवल पे आते हैं हमारे पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर्स और कोऑर्डिनेटर्स जो कि डेली ऑपरेशंस और स्टाफ को मैनेज करते हैं, जो दैनिक कार्यों और कर्मचारियों को प्रबंधित करते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर लेवल जो सबसे निम्न स्तर होता है जहां पर हमारे शिक्षक और देखभाल करता है यानी टीचर्स, केयर गिवर्स होते हैं जो बच्चों के साथ प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, जो मतलब बच्चों के साथ काम करते हैं या उनको सिखाते हैं। ठीक है, अब 31 क्वेश्चन आता है हमारा 31st। हाउ डज बीइंग लविंग एंड केयरिंग कंट्रीब्यूट टू चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इन एन ECCE सेटिंग। यानी जो ECCE सेटिंग होती है उसमें प्यार और देखभाल करना बच्चों के विकास में कैसे योगदान देता है। अब मान लो एक ECCE सेंटर है, वहां पर प्यार या देखभाल से नहीं बच्चों को ट्रीट किया जाता है, वहां पर ना गुस्से से ट्रीट किया जा रहा है, तो क्या वो बच्चा अच्छे तरीके से विकसित हो पाएगा? नहीं, उसके अंदर हमेशा डर बना रहेगा, उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर उसे प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है ECCE सेटिंग पे, तो वहां पर वो जाना भी चाहेगा और वहां पर वो और बेहतर परफॉर्म भी कर पाएगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है, बीइंग लविंग एंड केयरिंग इन एन ECCE सेटिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग अ चाइल्ड्स इमोशनल सिक्योरिटी, confidence and self-esteem. It fosters a nurturing environment where children feel safe, valued and encouraged, leading to better social, emotional and cognitive development। यानी कि अगर ECCE केंद्र है उसमें स्नेहपूर्ण और देखभाल करने वाला वातावरण बच्चों को मिलता है तो उससे बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा होगी। ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो जो चीजें अपने पेरेंट्स को भी ना बता पाए वो अपने टीचर्स को बता दे। ठीक है, वो उसमें सिक्योरिटी आ जाती है, एक तरीके की आत्मविश्वास आता है, आत्मसम्मान विकसित करने में मदद करता है। ये एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जिसमें बच्चे सुरक्षित, मूल्यवान और प्रेरित महसूस करते हैं और उनका सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से हो पाता है। ठीक है, 32 में आपसे पूछा गया है 2 स्टेजेस बतानी है मोरल डेवलपमेंट की अकॉर्डिंग टू जीएन पियागेट। यानी कि जो जीन पियाजे थे हिंदी में, उनके नैतिक विकास के 2 चरण कौन कौन से थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीन पियागेट द
टू स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट आर, सबसे पहला होता है हेटेरोनोमस मोरालिटी, ठीक है, मोरल रियलिज्म जो कि 5 से 10 साल के बच्चों के बीच में होता है। उसके बाद आता है ऑटोनोमस मोरालिटी, मोरल रिलेटिविज्म, ठीक है, 10+ ईयर्स, मतलब जो 10 साल से बड़े बच्चे होते हैं उनमें आता है। सबसे पहले हम सीखते हैं हेटेरोनोमस मोरालिटी, जिसको हम पराधीन नैतिकता बोलते हैं। ये क्या होता है? चिल्ड्रन व्यू रूल्स एज फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट गिवन बाय अथॉरिटी फिगर्स एंड ब्रेकिंग देम लीड्स टू पनिशमेंट। यानी कि जो 5 से 10 साल के बच्चे होते हैं उनमें पराधीन नैतिकता होती है। मतलब अगर उनको ये बोला जाए कि देखो तुम उठ के गए ना पानी लेने तो वहां पर भूत है, ठीक है, तुम्हें हमसे पूछे जाना है, वो चीज मान लेंगे। बच्चे जो हैं वो नियम को स्थिर अपरिवर्तनीय, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता उन नियम में, वो मानते हैं। और वो जो अधिकार प्राप्त व्यक्तियों द्वारा बनाए गए होते हैं, ठीक है, अधिकार प्राप्त व्यक्ति कौन? उनके टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, और उनके बड़े भाई या बड़े बहन या सिबलिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, और उनका उल्लंघन करने पे उनको दंड मिलता है, ये बात उनके दिमाग में होती है और ये नैतिकता उनके अंदर होती है। अब वहीं अगर हम ऑटोनोमस मोरालिटी की बात करते हैं, 10+ ईयर्स के जो बच्चे हो जाते हैं, 10 से बड़े जो बच्चे होते हैं, उनमें एक स्वायत्त नैतिकता आती है। मतलब बच्चे ये समझने लग जाते हैं कि नियम बदले जा सकते हैं, वे आपसी सहमति से संशोधित हो सकते हैं और किसी कार्य के पीछे की भावना या इरादा इसके परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण होता है। देखो वही मैंने एग्जाम्पल जो दिया, 5 से 10 साल के बच्चे को अगर तुम बोल दो पानी लेने गए तो वहां भूत मिलेगा और तुम्हें फिर पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, जाना नहीं है। 10 साल का बच्चा जो हो जाता है उसको फिर वो है कि मुझे देखने जाना है कहाँ पे क्या भूत है, हम उसको चीज को देखेंगे, फिर हम उस चीज को समझेंगे, ठीक है, और अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम रोज पानी लेने जाएंगे, तुम हमारा क्या कर लोगे। इस तरीके से उनके अंदर जो है नैतिकता आ जाती है। तो वही है कि नियम बदले जा सकते हैं, उनके दिमाग में ये आ जाता है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट रूल्स आर फ्लेक्सिबल, कैन बी चेंज्ड through mutual agreement and intentions behind actions matter more and than just consequences। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम 33 क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत लंबा है ये पेपर। ओके, 33 में आपसे पूछा गया है व्हाट आर सम इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस डिस्प्लेड बाय इन्फेंट्स एट बर्थ। यानी 2 नंबर का ये क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है जन्म के समय शिशुओं द्वारा प्रदर्शित कुछ वंशानुगत प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। मतलब जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, जो जन्म से ही उनके साथ होते हैं, तो वो क्या होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एट बर्थ इन्फेंट्स डिस्प्ले सेवरल इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस, मतलब जन्म के समय पे शिशु जो होते हैं कुछ आनुवांशिक प्रतिबिंब दिखाते हैं, जैसे कि रूटिंग रिफ्लेक्स। सबसे पहला रूटिंग रिफ्लेक्स आता है। पहला रिफ्लेक्स क्या है? जब हम बेबी के चीक को टच करते हैं, मतलब जब हम बच्चे के गाल को छूते हैं तो वो अपने सिर को उस दिशा में घुमा लेता है और मुंह खोल लेता है, जिससे स्तनपान में मदद मिलती है ना। जब हम उसके चीक को टच करते हैं तो वो अपना हेड और टर्न करता है और अपने माउथ को ओपन करके वो उससे ब्रेस्ट फीडिंग करने में उसको मदद मिल जाती है। उसके बाद आता है सकिंग रिफ्लेक्स, ठीक है, यानी कि जो बच्चे हैं वो बेबी जो है वो इंस्टिंक्टिवली सक करता है व्हेन समथिंग टचेस द रूफ ऑफ देयर माउथ, यानी कि जब उसके मुंह के ऊपरी हिस्से को छुआ जाता है तो वो अपने आप से स्वाभाविक रूप से कोई भी, जैसे कि आप उसको अगर कुछ भी दे रहे हो तो वो सक करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मोरो रिफ्लेक्स, यानी कि स्टार्टल रिफ्लेक्स। व्हेन स्टार्टल्ड द बेबी स्प्रेड्स आउट देयर आर्म्स एंड लेग्स एंड देन पुल्स देम बैक इन, यानी मोरो रिफ्लेक्स होता है चौंकने की प्रतिक्रिया, ठीक है। अचानक अगर उसे आवाज आ रही है, हलचल हो रही है, तो वो अपने आप हाथ पैर फैला लेता है या फिर वापस सिकोड़ लेता है, ठीक है। ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? जहां पर अगर कोई एक चीज है बेबी के पाम में रखी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको ग्रिप कर लेता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो वह स्वचालित रूप से उसे कसकर पकड़ लेता है। अब आपने भी देखा होगा कि जब हम बेबी के हाथ में अपनी उंगली देते हैं तो वो एकदम से वो उस उंगली को अपने हाथ के थ्रू बंद कर लेता है मुट्ठी से, है ना। तो वही इसमें यहाँ पर बोला गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हाउ डज द फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एज्ड 3 to 6 years कंपेयर टू इन्फेंट्स, यानी कि 3 से 6 साल के जो आयु के बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास शिशुओं की तुलना में कैसा होता है? 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। यानी जो छोटे बच्चे हैं उनका विकास किस तरीके से होता है और जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनका विकास
किस तरीके से अलग होता है। तो द फिजिकल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन एजेड 3 to 6 years इज स्लोअर, ठीक है, मतलब जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनकी वृद्धि काफी धीमी और स्थिर होती है। और वहीं अगर हम देखें जो इन्फेंट्स होते हैं, शिशु होते हैं, उनमें तेजी से विकास होता है। वही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, जब आप एक शिशु को देखते हैं, काफी छोटे बच्चे को, जब वो पैदा होता है तब वो डिफरेंट लगता है, वहीं अगर आप उसको 1 महीने बाद देखने जाओगे तो वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि उसके फीचर्स चेंज हो जाए एकदम से, तो उसमें काफी ज्यादा तेजी से विकास हो रहा होता है। वहीं अगर 3 से 6 साल के बच्चे को देखोगे तो उसमें काफी जो शारीरिक विकास होगा वो काफी धीमे होगा, लेकिन वहीं अगर मानसिक विकास की बात करें तो वो होता है तेज। इन्फेंट्स में वो हाइट और वेट उनका ज्यादा जल्दी बढ़ता है, ठीक है, और उनमें रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होता है, मोटर स्किल्स एक्विजिशन ज्यादा होती है। मतलब जो 0 से 2 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है, मस्तिष्क यानी ब्रेन में भी जल्दी डेवलपमेंट होता है, और मोटर स्किल्स यानी बैठना चलना ये सब भी उनमें जल्दी विकसित होती है। वहीं अगर हम 3 से 6 साल के चिल्ड्रन यानी बच्चों को देखते हैं तो उनकी वृद्धि दर धीमी हो जाती है, उनकी मांसपेशियों का विकास बेहतर हो रहा होता है, लेकिन उनकी मोटर स्किल्स जो होती हैं, दौड़ना, कूदना, चढ़ना, ये सब उनके अधिक सटीक हो जाती हैं। मतलब देखो यहाँ पे अगर आप शिशु को देखोगे, 0 से 2 साल के बच्चे को देखोगे तो वो बैठ चल तो रहा है, लेकिन वो ना गिरते पड़ते बैठेगा, मतलब गिरते पड़ते चल रहा है ना, लड़खड़ा रहा है। लेकिन वहीं अगर 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं तो वो दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं और चढ़ रहे हैं, और बिल्कुल सटीक चढ़ रहे हैं, सटीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, संतुलित दिखने लगते हैं, बैलेंस्ड होते हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 35 क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स एक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन एज 3 to 6 years। यानी 2 नंबर में ये क्वेश्चन ये है कि जो 3 साल से 6 साल के बच्चे होते हैं उनके द्वारा अर्जित स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होते हैं, उनके कुछ उदाहरण आपको देने हैं, ठीक है। ग्रॉस मोटर स्किल्स जो होती हैं इसमें लार्ज मसल्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जो कि 3 साल से 6 साल के बच्चों के बीच में ग्रॉस मोटर स्किल्स हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। मतलब इसमें बड़ी मांसपेशी जो होती हैं उनका इस्तेमाल वो लोग करने लग जाते हैं, जैसे रनिंग, वो उनमें बेटर बैलेंस आ जाता है, अच्छा संतुलन और गति में सुधार हो जाता है वो जब दौड़ते हैं। तो जंपिंग एंड होपिंग, मतलब अगर जंप फॉरवर्ड कर रहे हैं या होप ऑन 1 foot, यानी बच्चे जो है वो आगे की ओर कूद सकते हैं, एक पैर पर उछल सकते हैं, जो 3 से 6 years के होते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग, मतलब वो क्लाइंब कर सकते हैं स्टेयर्स को बिना किसी सपोर्ट के, या फिर जंगल जंप्स कर सकते हैं, ठीक है, झूले या रस्सियों पर चढ़ सकते हैं, सीढ़ियां जो है बिना सहारे के चढ़ सकते हैं। थ्रोइंग एंड कैचिंग, यानी वो उनके अंदर थ्रो और कैच करने की, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बॉल को थ्रो कर पा रहे हैं और कैच कर पा रहे हैं, ठीक है, उनके अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। हाउ कैन चिल्ड्रन फ्रॉम फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड फैमिलीज, चिल्ड्रन हु हैव अ डिसेबिलिटी एंड कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स फैमिलीज एक्सपीरियंस चैलेंजेस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन एट स्कूल। यानी कि जो आर्थिक रूप से वंचित परिवार के बच्चे होते हैं, है ना, विकलांग बच्चे हो गए, सांस्कृतिक या भाषाई रूप से विविध परिवार के बच्चे हो गए, ठीक है, वो जब स्कूल जाते हैं तो उनके दौरान वो क्या क्या चुनौतियां अनुभव कैसे कर सकते हैं, तो वो हमें बताना है। चिल्ड्रन फ्रॉम फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड फैमिली, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स्ड बैकग्राउंड्स में फेस सेवरल चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं? पहला फाइनेंशियल बैरियर्स, ठीक है, अभी इन्होंने बोला कि फाइनेंशियली डिसएडवांटेज्ड है, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर है, पैसे उतने नहीं है, गरीब हो सकते हैं, तो उनको आर्थिक बाधाएं आएंगी। पहली चीज, उनके पास क्वालिटी प्री स्कूल एजुकेशन नहीं होगी, स्कूल के सप्लाईज नहीं होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा खर्चा वो नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब जो स्कूल में आवश्यक वस्तुएं होती हैं जैसे बुक्स, कॉपी वगैरह वगैरह उनको नहीं मिल पाएगी, ठीक है, प्री स्कूल शिक्षा वो नहीं अच्छी गुणवत्ता वाले अफोर्ड कर पाएंगे। परिवहन की कमी भी हो सकती है, जिससे बच्चे जो हैं वो पैदल आने जाने लग सकते हैं। सोशल और इमोशनल चैलेंज भी उनको फेस करने पड़ेंगे। जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, मतलब जो दिव्यांग बच्चे होते हैं जिनको कोई ना कोई जिनका अंग काम नहीं करता है, वो या फिर जो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के बच्चे होते हैं, सांस्कृतिक रूप से भिन्न बच्चे होते हैं, वो नए माहौल में समायोजित
होने, दोस्त बनाने या समावेश का अनुभव करने में कठिनाई उनको हो सकती है। मतलब हो सकता है कि वो बच्चे स्ट्रगल करें नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में, वो फ्रेंड्स ना बना पाए, वो इंक्लूडेड फील ना करें, है ना। मतलब जैसे कि एक नेपाल से बच्चा आ रहा है, या फिर आप ये लगा लीजिए कोई एक बच्चा है जो डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा है, जैसे साउथ से बच्चा कोई आ रहा है, साउथ से अगर आ रहा है और नॉर्थ में आके वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको लैंग्वेज समझने में काफी दिक्कत हो सकती है ना। उसके बाद चिल्ड्रन फ्रॉम नॉन डोमिनेंट लैंग्वेज फैमिलीज में फेस डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, मतलब उसको संचार करने में कठिनाई होगी, बातचीत करने में दूसरे बच्चों से कठिनाई होगी, उसके वो निर्देशों को, मतलब जो क्लास में टीचर कह रही है उसको भी वो समझने में समस्या उसको उत्पन्न हो सकती है, वो नए सांस्कृतिक मानदंडों को अपनाने में संघर्ष उसको करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसी में और में दिया हुआ है, मैं करवा रही हूँ, आपको पेपर में नहीं करना है, कोई एक करना है। हाउ कैन सक्सेसफुल ट्रांजिशंस फ्रॉम अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट्स बी फैसिलिटेटेड, यानी प्रारंभिक सीखने के माहौल से सफल पारगमन सुगम कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो सक्सेसफुल ट्रांजिशंस फ्रॉम अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट्स टू फॉर्मल स्कूलिंग कैन बी फैसिलिटेटेड थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी अगर प्रभावी संवाद है, मतलब पेरेंट्स, टीचर्स, केयर गिवर्स जो हैं वो अच्छे से बच्चे को कंफर्टेबल फील करवा रहे हैं, उससे समझ पा रहे हैं कि वो नए वातावरण में किस तरीके से वो जागरूक और सहज उसे बना सकते हैं, उस बच्चे की राय ले रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, यानी धीरे धीरे परिचय कराना, बच्चे का धीरे धीरे ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, उसको परिचय सत्र, ठीक है, स्कूल विजिट्स उसको करवानी, स्कूल भ्रमण, या फिर इंटरेक्टिव सेशंस, और जिससे कि वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है, बात कर सकें, और बच्चों को स्कूल के माहौल में डालना, शिक्षकों और सहपाठियों से परिचित कराना। देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो अर्लिंग एनवायरनमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट है, जैसे जो बच्चा बिल्कुल 6 साल तक घर में है, मतलब वो ECCE प्रोग्राम्स में पढ़ रहा है, आंगनवाड़ी में पढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो सीधा स्कूल में जा रहा है, तो वो स्कूल में जाते वक्त उसको क्या ट्रांजिशंस जो है माता पिता को या उसके टीचर्स को करने चाहिए, वही कि उस बच्चे को समझाया जाए कि स्कूल क्या होता है, उसमें कहाँ कैसे क्या होता है, उसको स्कूल विजिट्स करवाई जाए ऑफन, ठीक है, मतलब उसको ये दिखाया जाए कि देखो ये तुम्हारा स्कूल है, यहाँ पर इस तरीके के टीचर्स हैं, ये तुम्हारे पीओज हैं, ठीक है, मतलब साथी हैं, ठीक है, और इसके अलावा उनको इमोशनल और सोशल सपोर्ट भी दिया जाए, मतलब भावनात्मक और सामाजिक सहयोग, खेल आधारित शिक्षण, उनको ऐसी इस तरीके से स्कूल में प्ले बेस्ड लर्निंग करवाई जाए जिसमें उस पर ज्यादा बोझ ना पड़े, वो खेल खेल में सीख जाए, स्टोरी टेलिंग हो, कहानियां उसको सुनाई जाए, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज हो जिसमें कि बच्चा जो है कॉन्फिडेंस पाएगा, सोशल स्किल्स पाएगा और एक बिलोंगिंग सेंस उसको मिलेगी, यानी कि हाँ अपनापन उसको विकसित वहां पर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू एड्रेस डाइवर्सिटी विद इन द स्कूल एनवायरनमेंट। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, यानी स्कूली परिवेश जो होता है उसमें विविधता पर ध्यान देना क्यों महत्वपूर्ण है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग जगह से, अलग अलग तरीके से जो बच्चे आ रहे हैं, अगर उनमें विविधता है तो उस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। सबसे पहला तो इंक्लूजन एंड इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, अगर ऐसा स्कूल में वातावरण है जहाँ पर विविधता है, अलग अलग प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, तो वहां पर जरूरी है कि समावेशन और समानता को बढ़ावा दिया जाए। ऐसा ना हो कि एक जो एक कल्चर का बच्चा है, मान लीजिए हिंदू कल्चर का बच्चा है, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड अगर मैं आपको समझाने के लिए कुछ कह रही हूँ तो, ठीक है, मान लीजिए हिंदू कल्चर का बच्चा है, ठीक है, वहीं एक बच्चा है जो कि सिख फैमिली से है, और दूसरा कोई बच्चा है जो कि पर्शियन है, ठीक है, और एक बच्चा है कोई मुस्लिम है, ठीक है, तो मान लीजिए हिंदू मेजोरिटी ज्यादा है वहां पर उस स्कूल में और सिख मेजोरिटी है, बाकी कोई मेजोरिटी कम है, मतलब बाकी जो रिलीजन है या बाकी जो भी ग्रुप्स हैं वो कम है। हिंदू मेजोरिटी को ज्यादा अगर मतलब वहाँ के जो हिंदू बच्चे हैं उनको ज्यादा अगर बढ़ावा दिया जाए हर काम में, और बाकी बच्चों को ज्यादा ना उनको वैसा फील करवाया जाए कि भाई तुम इस काम को करो ऐसे करके, ठीक है, तो बाकी जो बच्चे होंगे उनमें एक इनइक्वालिटी की भावना आ सकती है कि भाई हम तो कुछ है ही नहीं,
है ना। तो इसीलिए जरूरी है कि वहां पर समानता को बढ़ावा दिया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए कि भाषा, संस्कृति, पृष्ठभूमि, ये क्षमता के बावजूद सभी बच्चे स्वीकार किए जाएंगे और सभी बच्चे सम्मानित महसूस करें। नेक्स्ट है एनहांसेस लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, यानी कि सीखने और सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। देखो, अगर डाइवर्स पर्सपेक्टिव वाले बच्चे होंगे तो हम अलग अलग चीजें, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, एम्पैथी होगी हमारे अंदर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं। विविध दृष्टिकोण के अगर बच्चे होंगे तो हमारे अंदर आलोचनात्मक सोच हो सकती है, ठीक है, सहानुभूति आएगी बच्चों के अंदर, प्रभावी संचार कौशल हम विकसित कर सकते हैं, मतलब दूसरे बच्चों के कल्चर को हम समझने का हमारे अंदर एक बेसिकली वो होगा कि हम ये जाने कि इस कल्चर में अच्छा क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे करके, ठीक है। और हमारे अंदर ये सहानुभूति आएगी दूसरे कल्चर्स को देख के। अब उसके बाद लास्ट है प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर अ डाइवर्स सोसाइटी, यानी बच्चों को विविध समाज के लिए तैयार करता है। एनकरेजिंग रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशन एंड व्यू पॉइंट फोस्टर्स द सेंस ऑफ यूनिटी एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द रियल वर्ल्ड। यानी अगर विभिन्न संस्कृति, परंपरा और विचार के बच्चे आ रहे हैं तो हम उनका सम्मान करेंगे, हमारे अंदर एक एकता की भावना बढ़ेगी, मतलब बच्चों के अंदर, और वास्तविक जीवन की स्थितियों के लिए बच्चों को हम तैयार कर सकते हैं कि देखो स्कूल में ऐसा है, बाहर भी इसी तरीके से तुम्हें अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग मिलेंगे और उनके साथ भी तुम्हें ऐसा इसी तरीके से बिहेव करना है जैसे तुम स्कूल में इन बच्चों के साथ कर रहे हो, ठीक है। इसी में आपका और में दिया हुआ है हाउ कैन टीचर डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, यानी शिक्षक जो है वो बच्चों में कैसे विविधता की समझ प्रदर्शित कर सकता है क्लास के अंदर, कैसे कर सकता है ये देखो। एक टीचर जो है वो कई तरीकों से डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम बाय क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर वो समावेशी शिक्षा वातावरण बना सकता है। जैसे वो अलग अलग बहुसांस्कृतिक पुस्तकें, मतलब जो मल्टी कल्चरल बुक्स हैं वो उनको पढ़ा के, ठीक है, जिसमें अलग अलग कल्चर को समझाया जाए, एक्टिविटीज करवा के, या फिर टीचिंग मटेरियल जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हों, लैंग्वेज के हों, ट्रेडिशंस के हों, ठीक है, ऐसी सामग्री जो कि अलग अलग भाषाओं में आधारित हो, संस्कृति उनमें अलग हो, परंपराओं को दर्शाएं, इस तरीके की सामग्री को पढ़ाना, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि एनकरेजिंग रिस्पेक्ट एंड ओपन डिस्कशंस, अगर सम्मान और खुली चर्चा को बढ़ावा देना, अगर शिक्षक जो है वो छात्रों को, सभी छात्रों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित करती है, ये करता है, तो उनमें सहनशीलता, सहानुभूति और विविध दृष्टिकोणों की सराहना देने की का जो एक बढ़ावा है वो मिलेगा, मतलब उनके अंदर एक टॉलरेंस की भावना आएगी, एम्पैथी आएगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट्स को अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दे रही है, तो बाकी स्टूडेंट्स है वो उनको सुनेंगे और सुनने के बाद उनके अंदर भी एक एम्पैथी की भावना आएगी, एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव आएगा कि हाँ ऐसे भी कल्चर है, ऐसा भी होता है, ठीक है। उसके बाद वो अलग अलग टीचिंग मेथड्स जो है वो अपना सकती है, जैसे कि यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, लर्निंग स्टाइल्स एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, यानी कि शिक्षण पद्धतियों को अनुकूलित करना, अलग अलग शिक्षण तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न क्षमताओं, सीखने की शैलियों और भाषाई पृष्ठभूमि वाले छात्रों की आवश्यकता को पूरा करना इसके अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 38th क्वेश्चन है हाउ डज मैटरनल मोर्टेलिटी अफेक्ट चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यानी कि सूचना के अनुसार मातृ मृत्यु दर बच्चे के अस्तित्व और विकास को कैसे प्रभावित करती है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें ये पूछा गया है जो मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, जो जिन बच्चों की माँ उनको पैदा करने के बाद मर जाती है, उसके बाद उन बच्चे के सर्वाइवल और डेवलपमेंट पे कैसे असर पड़ता है, ठीक है, वो कैसे जीते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी जो है उन बच्चों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है, मतलब नकारात्मक उनके ऊपर प्रभाव डालती है। कैसे? जैसे सबसे पहले तो इंक्रीज्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी होगी। देखो अगर मदर की एब्सेंस है ना, देखो
फादर कुछ भी है, वो कुछ कितना भी करे, लेकिन माँ माँ होती है। अगर माँ नहीं है तो शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होगी। माँ के होने से, माँ के ना होने से बच्चे में कुपोषण आएगा। क्यों? क्योंकि इसको माँ का दूध नहीं मिल पाएगा। अपर्याप्त उसकी स्वास्थ्य देखभाल होगी और शीघ्र मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अंदर मैल न्यूट्रिशन आ जाएगा। ठीक है, वो ढंग से खा पी नहीं सकता है और उसकी पुअर हेल्थ केयर भी हो सकती है अगर फैमिली अच्छी ना हो तो। ठीक है, और इसकी वजह से उसकी अर्ली डेथ भी हो सकती है। उसके बाद उसको इमोशनल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इसके ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा बच भी गया, ठीक है, तो वो फिर भी इमोशनल डिस्ट्रेस उसके अंदर रहेगा, मतलब भावनात्मक तनाव रहेगा। उसमें एक अटैचमेंट की फीलिंग नहीं होगी, मतलब उसको एक स्नेह की कमी महसूस होगी कि वो एक फीलिंग जो हम अपनी मदर के साथ शेयर करते हैं वो उसके अंदर नहीं हो पाएगी। और उसमें डेवलपमेंटल डिलेज भी हो सकते हैं, मतलब विकासात्मक समस्याओं को उसको सामना करना पड़ सकता है। उसका विकास धीरे धीरे या फिर बहुत कम भी हो सकता है। लैक ऑफ प्रॉपर केयर, यानी उसको अगर माँ नहीं होगी तो उचित देखभाल की कमी भी उसको मिलेगी। विदाउट मटरनल केयर चिल्ड्रन में फेस नेग्लेक्ट, पुअर हाइजीन एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन अफेक्टिंग देयर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि अगर माँ नहीं है तो बच्चों को उपेक्षा मिलेगी, यानी कि नेग्लेक्ट मतलब उनको कोई ज्यादा देखभाल नहीं करे। उनको हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल फादर भी बाहर कमाने जा रहा है तो घर में दादा दादी हैं, ज्यादा उन पे ध्यान ना दे पाए। ठीक है, और इसके अलावा खराब स्वच्छता उसको मिले, ज्यादा अच्छी हाइजीन ना मिल पाए, उसको अपर्याप्त पोषण मिले, ये सब मिलने के कारण उसका समग्र विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एंड इधर आपको क्या करना है, यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और अभी जाके अपनी मदर को थैंक यू बोलो, क्योंकि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, एंड आई वुड डू द सेम। देखो और में आपको दिया हुआ है, ठीक है, Why is breastfeeding considered important for the health of both mother and child? यानी स्तनपान जो एक बच्चे का माँ का एक बच्चे को दूध पिलाना होता है, वो क्यों माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। बच्चे के लिए तो आपको पता ही होगा, लेकिन माँ के लिए भी वो क्यों महत्वपूर्ण है ये हमें बताना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बच्चे और माँ दोनों की ही हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों बच्चे के लिए अगर हम देखें तो ये बच्चे को न्यूट्रिशन देती है ना, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसको, इम्यूनिटी इससे बूस्ट होती है, इससे उसके इन्फेक्शन और डिसीज का कम चांस रहता है। मतलब बच्चे के लिए उसमें आवश्यक पोषक तत्व प्रदान होंगे। अगर वो माँ का दूध पी रहा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें बढ़ती है ना, मतलब अगर बीमारी आ भी रही है तो उससे लड़ सकता है, वो संक्रमण और बीमारी का खतरा कम हो जाता है। अगर मदर के लिए देखें तो मदर को एक जो पोस्टपार्टम रिकवरी होती है, मतलब जो प्रसव के बाद जब बच्चे को उसने जन्म दिया उसके बाद उससे तेजी से वो दोबारा स्वस्थ हो सकती है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर, उसको स्तन और अंडाशय के कैंसर के खतरे को वो कम हो सकता है, मतलब वो खतरा। ठीक है, और इससे उसकी इमोशनल बॉन्डिंग भी, भावनात्मक जुड़ाव भी बढ़ता है। ठीक है, ओवरऑल बेनिफिट क्या है इसका, ये एक नेचुरल और कॉस्ट इफेक्टिव वे है जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन, मतलब एक जो बच्चा है उसको प्रॉपर पोषण और स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक और किफायती तरीका है। ठीक है, जो माँ के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। एंड द हेल्थ फॉर द बेबी वाइल बेनिफिटिंग द मदर्स वेल बीइंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 के बाद 39 यहाँ पर, हाउ डू फैमिलीज नीड टू अकोमोडेट चिल्ड्रन विद स्पेशल कंडीशंस एंड व्हाट चैलेंजेस डू दे फेस। यानी कि परिवार में अगर विशेष परिस्थिति वाले बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल कंडीशंस होते हैं, जिनके या तो कुछ अंग काम नहीं कर रहे हैं या उनको कोई ऐसी कंडीशन है जैसे वो समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बताना है। तो ऐसे बच्चों को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ पहली बात तो जो उनकी फैमिलीज हैं, परिवार हैं, उनको कैसे अपनाने की आवश्यकता है। उनको मतलब फैमिली जो है उनको सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए, मतलब उनमें लव, पेशेंस, एनकरेजमेंट होना चाहिए। बच्चे को आत्मविश्वास देना चाहिए, उनको प्यार, धैर्य और प्रोत्साहन मिलना चाहिए ऐसे बच्चों को। ठीक है, उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए, मतलब फैमिली का ये कर्तव्य है कि उनको सुनिश्चित करें उचित शिक्षा।
मतलब विशेष शिक्षण संसाधन और समावेशी शिक्षा की व्यवस्था कराना ही उनका एक मात्र एक तरीके से अकोमोडेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है मेकिंग फिजिकल एडजस्टमेंट्स, यानी कि भौतिक समायोजन करना, घर को सुगम्य और आरामदायक बनाने के लिए बदलाव करना चाहिए कि उनका घर ऐसा हो कि उसके लिए एक्सेसिबिलिटी एंड कंफर्ट हो उस बच्चे को फील। उसके बाद चैलेंजेस बच्चे के द्वारा जो फेस किए जाते हैं वो है सबसे पहला इमोशनल स्ट्रेस, यानी भावनात्मक तनाव। पेरेंट्स में फील ओवरवेल्म्ड एंड एंग्शियस, मतलब माता पिता जो है वो तनाव और चिंता महसूस कर सकते हैं ऐसे बच्चे के लिए, और जिससे उस बच्चे को इमोशनल स्ट्रेस जो है वो फील करना पड़ता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बर्डन। ऐसे बच्चे को लेके जो है ज्यादातर माँ बाप को हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर, ठीक है, थेरेपीज और एजुकेशन, मतलब चिकित्सा की देखभाल में ज्यादा पैसा लगता है और थेरेपी में, शिक्षा में ज्यादा लागत लगती है। नेक्स्ट है सोशल स्टिग्मा, यानी सामाजिक एक तरीके से कलंक इन बच्चों को देखा जाता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। फेसिंग सोसाइटल जजमेंट एंड लैक ऑफ अवेयरनेस, समाज की आलोचना और जागरूकता की कमी का भी उनको सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसी में और में दिया हुआ है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट चिल्ड्रन, मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जो प्रवासी हैं, अपना देश छोड़ के या अपना शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर जाते हैं, तो पर्टिकुलरली दोज एम्प्लॉयड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बच्चे होते हैं उनको, ठीक है। सो माइग्रेंट चिल्ड्रन जो स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या उनमें वो हैं, तो उनको कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। पहला चैलेंज है उनका डिसरप्शन इन एजुकेशन, यानी शिक्षा में बाधा। बार बार प्रवास के कारण स्कूल छूट जाता है ऐसे बच्चों का, पढ़ाई का अवसर उनको नहीं मिलता है ना। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो हर साल अलग अलग स्कूल बदलते हैं, जिससे इनको स्कूल ड्रॉप आउट भी करना पड़ जाता है और लर्निंग आउट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए काफी कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है पुअर वर्किंग इन लिविंग कंडीशंस, मतलब खराब कार्य और रहने की स्थिति हो जाती है। दे फेस एक्सप्लॉयटेशन, वर्क इन अनसेफ एनवायरमेंट्स एंड लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशंस, मतलब वे जो बच्चे होते हैं उनको वे शोषण का शिकार भी हो जाते हैं, ठीक है। असुरक्षित माहौल उनको मिलता है और जिसमें वो काम भी करते हैं, और अस्वच्छ स्थानों में वो रहते हैं, मतलब जो साफ नहीं होते हैं। हेल्थ एंड सोशल इश्यूज उनको होते हैं, जैसे मतलब हिंदी में स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं। दे सफर फ्रॉम मैलन्यूट्रिशन, लैक ऑफ मेडिकल केयर एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन, उनको कुपोषण, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, हाउ डज फिजिकल मोटर डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, यानी कि जो बच्चा होता है उसके समग्र वृद्धि और विकास में कैसे शारीरिक गत्यात्मक विकास मदद करता है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। सो फिजिकल मोटर डेवलपमेंट जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है उसमें। जैसे पहला है इसमें एनहेंस करता है वो फिजिकल हेल्थ को, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, मतलब अगर एक बच्चा है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन, स्टेमिना होता मतलब इम्प्रूव होता है, प्रमोट करता है हेल्दी बॉडी को। अगर उसका फिजिकल मोटर डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो उसका जो ताकत है, समन्वय है, सहन शक्ति है, उसमें बढ़ावा मिलता है और जिससे उसकी शरीर पूरा का पूरा स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है सपोर्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब इससे उस पूरे मतलब अगर देखो शारीरिक अगर विकास अच्छा हो रहा है तो उसका ऑब्वियस सी बात है उसका जो दिमागी विकास है वो भी अच्छे तरीके से होगा। अगर शरीर का विकास नहीं हो रहा तो हो सकता है उसके दिमाग का भी विकास ना हो, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक गतिविधियां मस्तिष्क कार्य, समस्या समाधान और एकाग्रता को बढ़ाती हैं। मूवमेंट एक्टिविटीज जो हैं वो ब्रेन फंक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंसंट्रेशन स्किल्स को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है बूस्ट सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, यानी कि सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प इन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, टीम वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन, शारीरिक गतिविधियां आत्मविश्वास, टीम वर्क और आत्म अनुशासन विकसित करने में मदद करती हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। 41 क्वेश्चन, हाउ डू डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हेल्प इन आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल डिलेज। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब विकास जो है उसकी संबंधी देरी की पहचान करने में विकासात्मक प्रभाव कैसे मदद करते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होते हैं बच्चे के, जैसे एक छोटा बच्चा है उसके बाद वो बैठना सीखता है, फिर वो इस तरीके से चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है और उसके बाद वो प्रॉपर चलना सीख जाता है। तो ये हमारे कुछ माइलस्टोन्स होते हैं
हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। ये किस तरीके से बच्चे के डेवलपमेंटल डिलेज को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो देखो, अगर कोई एक बच्चा है, ठीक है, अगर वो उसके माइलस्टोन्स को देख के हम ये पता लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा इस एज में है, अगर वो इस तरीके से इस एज तक आके बैठना नहीं सीख रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है। ट्रैकिंग ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, दे प्रोवाइड अ गाइडलाइन टू असेस इफ अ चाइल्ड इज अचीविंग एज अप्रोप्रिएट स्किल्स, यानी कि विकास और प्रगति का मूल्यांकन करके हम ये पता लगा सकते हैं। ये हमें ऐसे मापदंड, माइलस्टोन्स हमें एक ऐसे मापदंड प्रदान करते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि क्या बच्चा उचित उम्र में कौशल प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिलेज, देरी की शीघ्र पहचान, यानी कि अगर कोई बच्चा कंसिस्टेंटली मिस कर रहा है माइलस्टोन्स को, जैसे वॉक करना, बोलना, ठीक है, इसका मतलब है पॉसिबल डेवलपमेंटल इश्यूज के अंदर है, ठीक है। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, बोलने की एज में वो नहीं बोल पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें में कोई ना कोई डेवलपमेंटल इशू है, ये हम पता लगा सकते हैं। टाइमली इंटरवेंशन, यानी कि अगर समय पर हमें पता चल जाता है तो हम समय पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। आइडेंटिफाइंग डिलेज अर्ली अलाउज फॉर मेडिकल और थेरेपेटिक सपोर्ट, इम्प्रूविंग आउटकम्स फॉर द चाइल्ड, यानी कि देरी की जल्दी पहचान से हम चिकित्सा, अगर हमें पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा नहीं समय पे हो पा रहा है, नहीं समय पे वो बोल पा रहा है, नहीं वो चल पा रहा है, तो इसका मतलब हम उसको डॉक्टर के पास अर्ली यानी जल्दी ले जा सकते हैं और उसका उपचार करवा सकते हैं, जिससे हमें उपचार सहायता मिल सकती है और उस बच्चे के विकास में सुधार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है 42, हाउ कैन पेरेंट्स एंड टीचर्स वर्क टुगेदर टू सपोर्ट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट, माता पिता और शिक्षक जो है वो बच्चे के विकास में सहायता के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उसका विकास में सहायता मिले। तो पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो टुगेदर मतलब साथ में आके काम कर सकते हैं बच्चे के विकास में कुछ तरीकों से। जैसे पहली बात है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी अगर रेगुलर इंटरेक्शन हो रहा है बच्चे और टीचर के बीच में, तो वो बच्चे की प्रोग्रेस और उसके कंसर्न्स को लेके बात कर सकते हैं। देखिए हिंदी में है प्रभावी संचार, माता पिता और शिक्षक के बीच में अगर नियमित बातचीत हो रही है, रोज बातचीत हो रही है, तो वो माता पिता कैसे बता सकता है ना टीचर को कि आज इसने ये किया, टीचर बता सकता है कि आज इसने ये ऐसे ऐसे काम किया, तो बच्चे की प्रगति पर नजर रखी जा सकती है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, अ नर्चरिंग होम एंड स्कूल एनवायरनमेंट एनकरेज इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी अगर एक माता पिता और शिक्षक मिलकर काम कर रहे हैं तो सहायक वातावरण बन सकता है बच्चे के लिए। घर और स्कूल में पोषणकारी माहौल उस बच्चे को मिल सकता है और उसका भावनात्मक और बौद्धिक विकास हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एनकरेजिंग लर्निंग एट होम, पेरेंट्स शुड रेनफोर्स स्कूल लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, रीडिंग एंड डिस्कशंस, यानी जो टीचर है वो बच्चे को बताएगी कि घर में आपको किस तरीके से बच्चे के साथ बिहेव करना है, कैसे आप माता पिता जो है वो स्कूल में सीखी गई चीज़ों को गतिविधियों, पढ़ाई या चर्चा के माध्यम से मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ टीचर स्कूल में पढ़ा रही है वही अगर वो पेरेंट्स को बता रही है तो घर पर भी बच्चे को वही चीज़ सीखने में बढ़ावा माता पिता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग स्पेशल नीड्स, कोलैबोरेशन ensures early identification and support for children with developmental challenges, यानी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसमें विकास काफी धीरे हो रहा है या कोई चुनौती उसको लग रही है विकास में, ठीक है, तो अगर इस तरीके से टीचर और पेरेंट्स साथ मिलते हैं तो मिलकर काम करने से बच्चे की विकासात्मक चुनौती की पहचान हो सकती है और समय पर सहायता भी मिल जाती है। नेक्स्ट है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड सोशल स्किल्स, यानी कि अगर जॉइंट एफर्ट्स होंगे तो उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चे को दी जाएंगी, डिसिप्लिन होगा, मोटिवेशन उसके बच्चे को जो है डेवलप करने में होलिस्टिकली मतलब पूर्ण विकास उसका करने में मदद हो सकती है, ठीक है। तो आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल इससे विकसित होगा। पाठ्येतर गतिविधि, अनुशासन और प्रेरणा के माध्यम से समग्र विकास में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में और में दिया हुआ है, एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद रेलिवेंट एग्जांपल्स, विकास के सिद्धांत को हमें संगत उदाहरणों से समझाना है। तो विकास के जो प्रिंसिपल्स होते हैं मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स दिए हुए हैं। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि ग्रोथ जो होती है ना, विकास जो होता है, ग्रोथ एंड लर्निंग अकर इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर ओवर टाइम, ठीक है। मतलब हिंदी में देख लो, विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि और अधिगम
चरणबद्ध रूप में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए शिशु पहले सिर को संभालना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, रेंगना सीखता है और अंत में चलना सीखता है। यानी वो पहले अपने हेड को होल्ड करना सीखता है, फिर वो बैठना यानी सिट करना और फिर क्रॉल करना और फिर वॉक करना सीखता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी जो बच्चा है वो एक माइलस्टोन को पहले करेगा, फिर उसके बाद दूसरे माइलस्टोन को, मतलब एक प्रेडिक्टेबल सीक्वेंस होता है। अ चाइल्ड लर्न्स टू बैबल बिफोर फॉर्मिंग वर्ड्स एंड देन सेंटेंसेस, है ना। ये माइलस्टोन ही तो है, विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, मतलब एक जो विकासात्मक चीजें होती हैं उसमें माइलस्टोन होते हैं बच्चों के। जैसे बच्चा पहले बड़बड़ाता है ना, फिर उसके बाद वो शब्द या बाद में पूरे वाक्य बोलना सीखता है। फिर उसके बाद है विकास की गति भिन्न हो सकती है, जरूरी नहीं हर एक बच्चा एक तरीके से ही ग्रो करे। बच्चे जो है वो अपने खुद के पेस पे ग्रो करते हैं। रेट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है वो वेरी करता है। सम में डेवलप स्किल्स अर्लियर और लेटर देन अदर्स, मतलब कुछ बच्चे जो हैं उनका विकास जल्दी भी हो सकता है और कुछ बच्चों का विकास लेट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल है, वन चाइल्ड मे स्टार्ट वॉकिंग एट 10 मंथ्स विद व्हाइल अनदर मे बिगिन एट 14 मंथ्स, यानी कि एक बच्चा जो है, कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू करता है और कोई बच्चा 14 महीने में चलना शुरू कर सकता है। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट दिशा में होता है। मतलब बच्चा पहले मोटा फिर सूक्ष्म कौशल विकसित करता है। नवजात पहले पूरे हाथ से इस तरीके से जो है हिला सकता है और फिर उसके बाद वो उंगलियों से छोटी वस्तुएं पकड़ना सीखता है ना। पूरे हाथ से पहले वो उंगलियों को इस तरीके से जो है हाँ, अ बेबी इनिशियली मूव्स द होल आर्म, पूरा का पूरा पहले वो अपने पूरे आर्म को जो है मूव करना सीखता है, फिर उसके बाद वो जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं फिंगर्स की मदद से उनको होल्ड करना सीखता है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरेडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि जो विकास होता है वो आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जेनेटिक ट्रेट्स होते हैं उनके, वो और उनकी सराउंडिंग, ये दोनों ही बच्चे की ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। मतलब एक चाइल्ड जो है मे इनहेरिट हाइट फ्रॉम पेरेंट्स बट नीड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन टू रीच फुल पोटेंशियल। बच्चा जो है वो हाइट या आंखों का कलर अपने माँ बाप से ले सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर पोषण अगर नहीं मिलेगा तो वो हाइट भी किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चे की लंबाई जो है वो माता पिता अगर लंबे हैं तो बच्चा लंबा हो सकता है, लेकिन उसको अगर सही पोषण मिलेगा तब वो और बेहतर तरीके से डेवलप हो पाएगा। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक दूसरे को प्रभावित करता है। जो बच्चा शारीरिक रूप से सक्रिय होता है वो खेलों के माध्यम से बेहतर सामाजिक कौशल विकसित कर सकता है। यानी डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट जो होते हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक बच्चा फिजिकली फिट है तो इसका मतलब उसमें गुड मोटर स्किल्स अपने आप डेवलप हो सकती हैं। ठीक है, मतलब उसका ब्रेन भी अच्छे से डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, आई एम टू टायर्ड। ओके, 43 क्वेश्चन है, हाउ कैन एजुकेटर्स सपोर्ट चिल्ड्रन विद वैरिंग एबिलिटीज इन एन अर्ली लर्निंग एनवायरनमेंट। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। आरंभिक सीखने के परिदेश में विविध क्षमताओं वाले जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षक किस प्रकार सहायता उनकी कर सकता है। ठीक है, तो How educators can support children with varying abilities in an early learning environment। तो वो सबसे पहले तो उनके लिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम बना सकते हैं। ठीक है, encourage diversity, ensure every child feels accepted regardless of their abilities। ठीक है, मतलब शिक्षक द्वारा विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को समर्थन कैसे किया जाना चाहिए। जो अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं हर एक टीचर के पास, तो उनके लिए वो पहली बात तो समावेशी कक्षा बनाएं, सभी बच्चों को स्वीकार करें और विविधता को प्रोत्साहित करें। ऐसी गतिविधियां कराना जहां पर सभी बच्चे एक दूसरे से सीख सकें। यूजिंग मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप एक्टिविटीज
वेयर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ईच अदर। कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको काफ़ी चीज़ें नहीं समझ आ रही है और कोई एक ऐसा बच्चा है जिसको चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर उनको इंटर रिलेट करवा दिया जाता है, उनको ग्रुप बना दिया जाता है, तो जिसको चीज़ें समझ कम आ रही हैं तो उसको ये बच्चा अच्छे से समझा सकता है। अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स, मतलब अपने टीचिंग मेथड को, अपने शिक्षण विधि को भी अनुकूलित करना चाहिए। बच्चों को सीखने की शैलियों के अनुसार शिक्षण सामग्री तैयार करना, जैसे उदाहरण के लिए कहानियाँ, ठीक है, व्यवहारिक गतिविधियाँ और दृश्य सामग्री का उपयोग करने से, यानी स्टोरी टेलिंग, हैंड ऑन एक्टिविटीज या फिर विजुअल एड्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स। तो इस तरीके के मेथड अपनाने से दूसरे बच्चे भी अच्छे से सीख सकते हैं, जो बच्चे जिनके पास कुछ डिसेबिलिटी है वो भी चीज़ों को सीख सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट, यानी अगर एक्स्ट्रा गाइडेंस उन बच्चों को दी जाए जिनको उनकी ज़रूरत है, ठीक है, और इसके साथ साथ एडवांस्ड लर्नर्स को भी एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए, तो दोनों ही बैलेंस करके चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल है गिविंग एडिशनल रीडिंग टाइम टू स्लो लर्नर्स व्हाइल चैलेंजिंग फास्ट लर्नर्स विद एक्स्ट्रा टास्क, है ना। जो ऐसे बच्चे हैं जो धीमे पढ़ पाते हैं तो उनको अतिरिक्त पढ़ने का समय दिया जाए, और ऐसे बच्चे जो तेज सीखने वाले हैं उनको नई चुनौतियां दी जाएं, जिससे कि उनका व्यक्तिगत एक सहायता उनको प्राप्त होगी, ठीक है। सहपाठी सहयोग को बढ़ावा देना, समूह कार्य और टीम वर्क से सीखने को प्रोत्साहित करना, जैसे विभिन्न क्षमताओं वाले जो बच्चे हैं उनको एक साथ जोड़कर गतिविधियां करवाना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 बच्चों का एक ग्रुप है, ठीक है, उनमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में और 3 बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो अगर इनका एक ग्रुप बना दिया जाए तो 2 बच्चे जो ऐसे हैं जो अच्छे हैं पढ़ने में वो इन 3 बच्चों की सहायता कर सकते हैं। तो सहपाठी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब encouraging peer support and cooperation, pairing children with different abilities to help each other in activities, ensuring a safe and nurturing environment, मतलब एक ऐसा वातावरण देना जो कि सुरक्षित भी हो और प्रेरणादायक भी हो, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाता है और सकारात्मक माहौल पैदा करता है। उदाहरण के लिए केवल परिणामों के बजाय प्रयास करने की सराहना बच्चों को देना चाहिए ताकि बच्चे प्रेरित रहें, है ना। अगर बच्चा कोई एफर्ट डाल रहा है किसी चीज को करने में तो रिजल्ट्स पे ना जाके उनके सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए उनको एक तरीके से प्रेज करना चाहिए, ठीक है, और उनको कहना चाहिए कि हम तुम पर प्राउड फील करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में और में दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद एग्जांपल्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर साल देखने को मिल जाता है। वृद्धि और विकास के अंतर को हमें उदाहरण सहित समझाना है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। सो देख लो इसका आंसर, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन। ग्रोथ जो होता है वो होता है इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट एंड फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, यानी एक बच्चा है, ठीक है, उसके हाइट में चेंज होना, उसका जो साइज है जैसे वो मोटा हो सकता है, वो पतला हो सकता है, उसके वेट में चेंज होना है, उसके बाहरी जो परिवर्तन है बॉडी में वो दिखना। और डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल चेंज, मतलब दिमागी चेंज, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब होता है दिमागी, जिसमें फिजिकल चेंज भी आएंगे, कॉग्निटिव भी आएंगे, इमोशनल भी आएंगे और सोशल प्रोग्रेस भी आएंगे, ठीक है। वृद्धि का मतलब है शरीर में लंबाई, वजन, आकार में वृद्धि, उसको हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास का मतलब है पूरा का पूरा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, ठीक है। फिर उसके बाद इनका स्वरूप या नेचर कैसा होता है, ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है और डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव नेचर का होता है। मतलब ग्रोथ में हम ये देखते हैं ये मात्रात्मक होता है, संख्या में मापा जा सकता है, जैसे लंबाई को हम संख्या में नाप सकते हैं ना, कोई 5 फुट 8 इंच होगा, कोई 6 इंच का मतलब 6 फुट 1 इंच हो सकता है, और इसको हम सेंटीमीटर या वजन में भी नाप सकते हैं। वजन को हम किलोग्राम में नाप सकते हैं ना, कोई 60 किलो का होगा, कोई 65 किलो का होगा, इस तरीके से। लेकिन विकास को हम नाप नहीं सकते हैं, ये हमारा गुणात्मक होता है। जैसे अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो क्या हम उसको नाप सकते हैं, उसकी बुद्धि को नाप सकते हैं, नहीं। तो डेवलपमेंट जो है हमारा कौशल, व्यवहार, सोचने की क्षमता जो है, इसको इसमें हम सुधार कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नाप नहीं सकते हैं, इसको हम मात्रात्मक नहीं, इसको हम गुणात्मक कहते हैं। क्षेत्र का मतलब है स्कोप, ठीक है, लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड, मतलब जो ग्रोथ होती है वो एक फिजिकल एस्पेक्ट तक ही लिमिटेड होती है, लेकिन डेवलपमेंट हमारा इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल प्रोग्रेस और फिजिकल ग्रोथ के साथ जो है
होता है, ठीक है। क्षेत्र मतलब वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक परिवर्तन तक ही सीमित होती है, मतलब शरीर में अगर परिवर्तन हो रहा है तो वो वृद्धि कहलाएगी, लेकिन विकास में विकास होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलुओं को ये शामिल करता है। जैसे शारीरिक विकास हो सकता है, ठीक है। मानसिक विकास में आएगा आप किस तरीके से सोच पा रहे हैं, पहले जब आप बच्चे थे तो अलग तरीके से सोचते थे, अडल्ट होने के बाद अलग तरीके से सोचते हैं। सामाजिक विकास में होता है कि जब छोटा बच्चा होता है उसको सभी के पास जाना पसंद होता है, लेकिन सामाजिक विकास में हो सकता है कि छोटे बच्चे को दूसरे लोगों से या बड़े लोगों से बात करनी ना आए। लेकिन वहीं अगर एक अडल्ट की बात की जाए या एक ऐसे इंसान की बात की जाए जो काफी उम्र का हो गया है, तो उसको सामाजिक उसका विकास हो जाता है, उसको पता होता है कि किससे किस तरीके से बात करनी है। बच्चे को ये नहीं पता होता है। भावनात्मक विकास यानी बच्चा जो होता है वो दूसरों की बात को मन पे लगा लेता है और वो रोने लग जाता है तभी। लेकिन एक बड़ा जो होता है वो भावनात्मक विकास उसमें इतना हो जाता है कि वो लोगों की बात को मन पे लगाने की बजाय वहीं उसको जवाब दे सकता है, इस तरीके से। अब इसके उदाहरण दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अ चाइल्ड ग्रोइंग 5 सेंटीमीटर टॉलर इन 1 ईयर, और ये हमारी ग्रोथ होगी। और डेवलपमेंट होगा चाइल्ड लर्निंग टू स्पीक, सॉल्व प्रॉब्लम और इंटरेक्ट विद अदर्स, ठीक है। मतलब एक बच्चा 1 साल में 5 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है, तो ये वृद्धि होगी। और विकास होगा अगर एक बच्चा बोलना सीख रहा है, समस्याओं को हल निकालना सीख रहा है उसका, और दूसरों के साथ बातचीत करना सीख रहा है, ठीक है। टाइम फ्रेम कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन एज, मतलब जो हाइट है वो अडल्टहुड के बाद स्टॉप हो जाती है ना। और जो डेवलपमेंट है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग एंड इमोशनल ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, ठीक है। मतलब वृद्धि जो होती है उसकी एक समय सीमा होती है, मतलब ये सीमित होती है, लेकिन विकास असीमित होता है, ठीक है। मतलब वृद्धि होती है जैसे एक निश्चित उम्र तक आपकी जो हाइट है वो बढ़ेगी, ठीक है। मतलब जैसे आप वयस्कता में आ जाते हो, कहते हैं जब कोई 25 साल की उम्र में या हो सकता है 24 साल की उम्र तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है हाइट, ठीक है। वो एक सीमित प्रक्रिया है। और वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास तो जीवन भर चलता है। हमारे सोचने की शक्ति आज कुछ और है, आगे जब हम बड़े होंगे, बड़े मतलब जब हम अपनी एज में और बड़े होंगे तो हमारी सोचने की शक्ति, हमारे सीखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, भावनात्मक विकास हमारा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है विकास की, लेकिन वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है, और विकास जो होता है वो असीमित होता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो। ओके, असीमित की स्पेलिंग गलत लिखती है फ्लो में। हाँ, तो भाई इतना बोल के मैं तो थक गई। ओके, सो यहाँ पर आपका ये पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाता है। अब आते हैं हमारे अच्छा, हाँ ये भी रह गया ना। हाँ, तो यही था, सेम ही है। मतलब इसमें ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट हमारा मेजरेबल है क्वांटिटेटिव के साथ साथ आर्बिट्री क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना, ये मैंने लगाया था। अब हम आते हैं हमारे ये पूरी की पूरी हमने जो भी वीडियो देखी उसके दी एंड पे। सो हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। हम आप सभी को ऑल द बेस्ट कहते हैं कि आप अपना पेपर और बेहतर तरीके से और अच्छा करके आए। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियो को देखा है तो हमारे इस एफर्ट के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ जिनके पास भी ECCE प्रोग्राम है या ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल TH क्लासेस को, ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा वो ज़रूर करिएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, क्या मैं कोई सुधार मुझे करना चाहिए अपने पढ़ाने के तरीके में या नहीं। सो दिस वॉज ऑल योर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाइएगा और सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही और अमेजिंग कंटेंट के लिए, क्योंकि आगे बहुत बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लाने वाली हूँ और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे ऊपर है। सो आपको क्या करना है, कमेंट में ये भी बताना है कि आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन से क्लास का और कौन सा सब्जेक्ट चाहिए। तो मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।